हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सीए फाइनल, सीए में सीएस फाइनल आईडीटी का रिवीजन लेक्चर्स। और हम जो ये रिवीजन लेक्चर्स कर रहे हैं, ये जो बुक है इसका बुक का सॉफ्ट कॉपी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, फ्रीली अवेलेबल है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये मेरी 220 पेजेस की बुक है जिसमें जीएसटी प्लस कस्टम कंप्लीट आईसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंगली मटेरियल के अकॉर्डिंग कवर होता है। और हम लोग ये जो रिवीजन लेक्चर्स है, ये हम लोग अराउंड 18 टू 20 आवर्स में जीएसटी प्लस कस्टम्स को कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें 24 चैप्टर्स रहेंगे अपने जीएसटी के, एंड 8 चैप्टर्स जो अपने कस्टम प्लस एफटीपी के हैं उसको हम कवर करने वाले हैं। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हमारा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है जय अग्रवाल। आई एम ए क्वालिफाइड सीए, सीएमए, सीएफए यूएसए एंड एलएलबी with all India rank 3 and 46, or I am having 13 years of IDT experience in the largest corporate of India। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। तो देखो, हर एक्ट के अंदर में जो टैक्सिंग एक्ट होता है, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे जीएसटी हो, उसमें चार्जिंग सेक्शन होता है। चार्जिंग सेक्शन डिसाइड करता है कि कौन सी चीज पे ये एक्ट में टैक्स लगने वाला है और कब लगने वाला है। तो जीएसटी में भी एक चार्जिंग सेक्शन है जो कि सेक्शन नंबर 9 है सीजीएसटी एक्ट का, एंड सेक्शन नंबर 5 है आईजीएसटी एक्ट का। तो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सप्लाई अंडर जीएसटी। तो सेक्शन नंबर 9 सीजीएसटी एक्ट में चार्जिंग सेक्शन है, और सेक्शन नंबर 5 है आईजीएसटी एक्ट के लिए। तो चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है? जीएसटी लेविएबल ऑन सप्लाई, जीएसटी लगता है सप्लाई पे ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सप्लाई ऑफ व्हाट? गुड्स या सर्विसेज की। ऑन वैल्यू डिटरमाइंड एट दी ऑन वैल्यू डिटरमाइंड एट प्रिस्क्राइब्ड रेट shall be paid by the shall be paid by the taxable person। तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी लगता है एक प्रिस्क्राइब्ड जीएसटी रेट पे। अब जीएसटी में जो दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं, एक है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे एफसीएम। इसमें सप्लायर कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द बायर एंड पे टू द गवर्नमेंट। तो इसमें सप्लायर मिस्टर राम है, इसने गुड्स सेल किया शाम को, 10,000 रुपीज का गुड्स है, प्लस ये जीएसटी इससे रिकवर करेगा। 18% जीएसटी रेट है फॉर एग्जाम्पल। तो ये शाम इसको पे करेगा कितना? ये तो गुड्स का प्राइस है, और 18% जीएसटी के रेट से शाम राम को पे करेगा 11,800 रुपीज। अब राम इसमें से 10,000 रुपीज अपने पास रख लेगा, एंड 1,800 रुपीज का जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट को जमा करा देगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा ये बंदा। कितना अमाउंट? 1,800। तो ये जो मैकेनिज्म है जिसमें सप्लायर टैक्स लेता है किससे? कस्टमर से, और सप्लायर उस टैक्स को पे कर देता है गवर्नमेंट को, वो कहलाता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो ये था अपना नॉर्मल सिनेरियो। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जो पेमेंट करने वाला कोई और है, मतलब जिसके इसने एक्सपेंस बियर किया है, कॉस्ट इसने बियर करी है श्याम ने, और गवर्नमेंट को पे करने वाला कोई और है, गवर्नमेंट को पे कर रहा है मिस्टर राव, इसलिए ये कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स। तो और ये हो गया हमारा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म इस तरह से। हाँ जी। इसमें अभी एक और मैकेनिज्म है, उसका नाम है एप्लीकेबल ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट दी नोटिफाइड फॉर आरसीएम। कुछ गुड्स और सर्विसेज को, अच्छा अभी देखते हैं आरसीएम क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है? ये राम है, ये श्याम है, ये गुड्स सेल कर रहा है 10,000 रुपीज का,
जीएसटी का अमाउंट श्याम इसको पे करेगा कितना, 10,000 रुपीज ही पे करेगा। और 1800 रुपीज का जो टैक्स है श्याम सीधा गवर्नमेंट को पे कर देगा। जो बायर है, जो गुड्स बाय कर रहा है या सर्विसेज बाय कर रहा है, वो ही गवर्नमेंट को पे कर दे रहा है। तो ये हो गया रिवर्स, रिवर्स सिनेरियो हो गया ये। पहले ये इसको पे कर रहा था और फिर ये गवर्नमेंट को पे कर रहा था राम, तो वो था फॉरवर्ड चार्ज। इसमें श्याम खुद ही गवर्नमेंट को पे कर दे रहा है, तो ये हो गया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम। और ये सर्टेन सर्विसेज एंड बहुत ही थोड़े से गुड्स पे अप्लाई होता है। तो ये वाला हमारा एक पूरा चैप्टर है जो हम आगे देखने वाले हैं। स्कोप ऑफ सप्लाई, सप्लाई में क्या आता है, सप्लाई में क्या आता है, सप्लाई में आता है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सप्लाई होता क्या है, सप्लाई होता क्या है, ये सेक्शन 7 में दिया हुआ है कि सप्लाई होता क्या है। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, गुड्स को सेल किया सप्लाई है, ट्रांसफर किया सप्लाई है, बार्टर में हमने दे दिया, एक्सचेंज, लाइसेंस पे हमने कोई शॉप दे दी या कोई लाइसेंस इश्यू कर दिया, रेंट पे कोई शॉप दे दी, लीज पे हमने कोई हमारी मशीन दे दी, या डिस्पोज कर दिया किसी गुड्स और सर्विसेज को, तो ये सारी चीजें हो जाएगी सप्लाई। ये सप्लाई के अंदर में आ जाएगी। तो जो हमने देखा था कि सप्लाई के ऊपर में जीएसटी चार्ज होता है, तो सप्लाई क्या होता है ये हम देख रहे हैं। ये हो गया पहली बात कि ये इनमें से कुछ चीज होनी चाहिए। अगर हमने कोई गुड्स को मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर करके हमने रख लिया अपनी फैक्ट्री में, रखा हुआ अभी सेल होना बाकी है, क्या उसमें जीएसटी आएगा? नहीं, जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी इवेंट अभी तक हुआ नहीं है उसके ऊपर। फॉर ए कंसिडरेशन, रोकड़ा आना चाहिए तो ही जीएसटी आएगा। अगर आपने किसी को फ्री में कोई दे दिया तो जीएसटी, कुछ एक्सेप्ट सर्टेन केसेस में नहीं, कुछ केसेस को छोड़ के बाकी केसेस में नहीं आएगा। तो आपके पास में कोई ना कोई कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब कुछ पैसा आना चाहिए, आपने कुछ गुड्स या सर्विसेज दी उसके बदले में कुछ पैसा आना चाहिए तो ही सप्लाई होगा। हालांकि ट्रांजैक्शन इन शेड्यूल 1 लिखे हुए हैं, शेड्यूल 1 में कुछ ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, अगर वो विदाउट कंसिडरेशन भी किए जा रहे हैं, 4 ट्रांजेक्शन है, अगर वो विदाउट कंसिडरेशन भी है तो भी उसको, उन 4 ट्रांजेक्शन को मान लेंगे सप्लाई, उसको बोलेंगे हम डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा, उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। एंड थर्ड इसमें होना चाहिए इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो अपने बिजनेस के अंदर में ये ट्रांजेक्शन करना चाहिए, तो ही उसको सप्लाई की कैटेगरी में काउंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अगर मैं, मेरा फुल टाइम जॉब क्या है, मैं टीचिंग करता हूं मान लो, और फिर मेरे फादर साहब ने मेरे से एक रिटर्न भरवा लिया, या मेरे किसी फ्रेंड ने मेरे से रिटर्न भरवा लिया, तो उस केस में बिजनेस की भी हम डेफिनेशन देखने वाले हैं कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस क्या कहलाता है। इसमें अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस करिए फॉर कंसिडरेशन, वेदर और नॉट फॉर बिजनेस, अगर हमने किसी फॉरेन पर्सन से सर्विसेज ली है इंडियन पर्सन ने, तो चाहे वो मैंने बिजनेस के काम के लिए ली हो, चाहे मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए वो सर्विसेज ली हो फॉरेन की पार्टी से, विदेश, फॉरेन कंट्री से, तब भी वो मेरे हो जाएगी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो जाएगी हमारी। वो अगर बिजनेस नहीं भी है तो भी उस पे उसको सप्लाई माना जाएगा, उसको सप्लाई माना जाएगा। उसके बाद में कुछ शेड्यूल 3 एक दिया हुआ है, उसमें ट्रांजेक्शन्स कुछ लिखे हुए हैं, वो ट्रांजेक्शन्स सप्लाई की डेफिनेशन से, सप्लाई की स्कोप से एक्सक्लूड किए हुए, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज उनको बोला गया। तो उसके ऊपर में क्योंकि सप्लाई की स्कोप से बाहर कर दिया, तो सप्लाई की स्कोप से बाहर हो गया, तो उसके ऊपर में जीएसटी भी नहीं आएगा, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन बोलता है कि सप्लाई होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि गुड्स सप्लाई किसका होना चाहिए, गुड्स का या तो सर्विसेज का। नाम ही क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स या सर्विस दोनों में से कोई चीज एक होनी चाहिए, तभी जीएसटी आता है, नहीं तो नहीं आता। तो गुड्स माने क्या एंड सर्विस माने क्या? गुड्स, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी,
कोई भी वस्तु जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर सकती है, जैसे ये पेन, तो ये हो जाएगी गुड्स। अदर देन मनी, रोकड़ा, पैसा, तो मनी जो है वो गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होता, मनी गुड्स नहीं माना जाता। एंड सिक्योरिटीज यानी शेयर्स, डिबेंचर एक्सेट्रा, तो ये भी गुड्स में नहीं आता। तो शेयर्स अगर आप सेल का परचेस कर रहे हैं, शेयर्स को हम सेल कर रहे हैं, शेयर्स को बाय कर रहे हैं, तो वो गुड्स नहीं है। गुड्स नहीं है तो जीएसटी भी नहीं आएगा उसके ऊपर। गुड्स इंक्लूड्स, अब ये क्लेरिफाई कर दिया कि गुड्स में ये चीजें भी इंक्लूड होती है। वैसे तो गुड्स की डेफिनेशन है एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन ये बोल दिया कि ये चीजें भी इंक्लूड होती है। पहला एक्शनेबल क्लेम, लाइक बेटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग। तो 6 तरीके के एक्शनेबल क्लेम्स जो है वो हमारे जीएसटी में टैक्सेबल होते हैं। तो एक्शनेबल क्लेम में जो भी कोई अनसिक्योर्ड डेट है उसके ऊपर अगर किसी पर्सन का क्लेम है, वो कहलाता है एक्शनेबल क्लेम। तो यहां पे हम देखेंगे कि 6 देर आर, अभी हम शेड्यूल 3 में इसको आगे देखने वाले हैं कि केवल 6 कैटेगरी के एक्शनेबल क्लेम पे ही जीएसटी आता है, बाकी एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, बट हाँ, गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड है एक्शनेबल क्लेम, लेकिन इसको हम शेड्यूल 3 में और फर्दर डिस्कस करेंगे। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास विच अग्रीड टू बी सीवर्ड। तो अगर आप क्रॉप उगा रहे हो और आपने क्रॉप को खड़ी खड़ी को किसी को सेल कर दिया, लेकिन उस टाइम पे एग्रीमेंट हो गया कि इसको हम जब ये अ, जब इसमें क्रॉप आ जाएगी तो इसको काट के वो ले जाएंगे, तो उस केस में भी वो गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा, क्योंकि उसको हमने सीवर्ड यानी कट करने की कंडीशन यहाँ पे लगाई हुई है कि भाई उसको कट कर दिया जाए। सर्विसेज, एनीथिंग, एनीथिंग इन द वर्ल्ड अदर देन गुड्स, गुड्स को छोड़ के, मनी को छोड़ के, एंड सिक्योरिटीज को छोड़ के, इन 3 जनों को छोड़ के बाकी दुनिया में जो चीजें हैं वो सर्विसेज मान ली जाएगी, सर्विसेज मान ली जाएगी। सो इफेक्टिवली गुड्स तो हमने यहां देख ही लिया है। गुड्स को छोड़ के मनी एंड सिक्योरिटीज, ये 2 चीजें ऐसी है जो गुड्स में भी नहीं आती, सर्विसेज में भी नहीं आती। तो इन दोनों चीजों को छोड़ के बाकी जो सारी चीजें हैं वो आपकी या तो गुड्स में आ जाएगी या तो सर्विसेज में आ जाएगी। हालांकि सर्विसेज इंक्लूड्स, सर्विस के अंदर में इंक्लूड होता है एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ द मनी। मनी को यूज किया यानी जैसे मैंने किसी को लोन दे दिया, लोन देने के बदले में मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो जो इंटरेस्ट मिलने की जो यूज जो किया गया है मनी का, उसने यूज किया, उसके बदले में जो मुझे कोई अमाउंट मिल रहा है, तो वो जो है सर्विस है, वो सर्विस। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ करेंसी, रुपीज टू डॉलर फॉर एग्जाम्पल। तो अगर कोई बैंक कन्वर्ट कर रहा है रुपीज को डॉलर में, डॉलर को यूरो में, यूरो को पाउंड में, तो वो जो एक्टिविटी करने के लिए वो जो चार्ज कर रहा है पैसा, वो सर्विस है, वो सर्विस है। फैसिलिटेटिंग एंड अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज में ट्रांजेक्शन भी सर्विसेज है। आई मीन जो भी ब्रोकर है, मान लो जीरोधा, एंजल वन, ये ब्रोकर जो आपस में सिक्योरिटीज का ये जो ट्रांजेक्शन करवा रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, ब्रोकिंग हाउस है, इनकी जो सर्विसेज है वो, इनकी जो एक्टिविटीज है वो सर्विस है। केवल सिक्योरिटीज जो अगर सेल परचेज करी जा रही है, शेयर्स एक बंदे ने किसी दूसरे बंदे को सेल कर दी, तो वो शेयर सेल करना वो सिक्योरिटीज है, वो शेयर्स एक तरह से सिक्योरिटीज है, और सिक्योरिटीज गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जो कि क्या चीज है, सिक्योरिटीज है या मनी है या गुड्स सर्विसेज है, उसके अकॉर्डिंगली फिर वो, अगर सिक्योरिटीज या मनी है तो नो सप्लाई हो जाएंगे, और अगर गुड्स या सर्विसेज है तो वो सप्लाई हो जाएंगे, सप्लाई के डेफिनेशन में शामिल हो जाएंगे, सप्लाई के डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे। तो इसमें से अपना एक है कि आ, ये वाला ट्रांजेक्शन इन मनी, लोन एंड एडवांस। लोन एडवांस देना, 10 लाख का लोन दिया,
ट्रांजैक्शन इन मनी है, मनी मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, सप्लाई नहीं है। लेकिन इस लोन या एडवांस पे इंटरेस्ट मिला, लोन देने पे जो इंटरेस्ट मिला है वो यूज ऑफ मनी है। यूज ऑफ मनी सर्विसेज के डेफिनेशन में काउंट होता है, और ये सर्विसेज है, और ये सर्विसेज अगर है तो सप्लाई है। सर्विस हो गई तो सप्लाई भी हो गई। बट इंटरेस्ट हम आगे देखेंगे कि ये एग्जेम्प्ट होता है। कोई बैंक को जब किसी या किसी भी कंपनी को किसी लोन देने पे इंटरेस्ट मिलता है, किसी भी पर्सन को लोन देने पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। चलिए, अभी एक स्पेशल स्कीम है सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम, SLS। इसमें एक लेंडर है, एक बोरोवर है। लेंडर बोरोवर को सिक्योरिटी लेंड कर रहा है, यानी लोन पे दे रहा है, उधार दे रहा है, वापस आ जाएगी। और इसके बदले में लेंडर बोरोवर से लेंडिंग फीस चार्ज कर रहा है, उधार देने की फीस चार्ज कर रहा है कि भाई मैं आपको 15 डेज के लिए मैं रिलायंस के शेयर्स आपको दे देता हूँ। 15 डेज के बाद वो रिटर्न कर देगा शेयर्स को, बट उसके लिए वो कुछ अमाउंट उसे चार्ज भी कर रहा है, फीस चार्ज कर रहा है। तो ये जो है, ये सेल ऑफ सिक्योरिटीज नहीं है, ये लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज है, बोरोइंग दे रहा है वो। तो इट इज नॉट अ सेल या डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। तो जो लेंडिंग फीस इसको मिल रही है, किसको? लेंडर को, वो टैक्सेबल है जीएसटी में, वो सप्लाई है। और ये आरसीएम के अंदर में इस पे बोरोवर टैक्स पे करते। आरसीएम में इस पे जो सर्विस रिसीवर है, कौन है? बोरोवर सर्विस रिसीवर है, वो इस पे टैक्स पे करेगा। और इसके बीच में जो एजेंट है, स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है या और कोई क्लियरिंग एजेंट है, वो अपनी जो कमीशन या फीस चार्ज कर रहा है इस ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करवाने की, वो ऑब्वियसली सर्विसेज है, और वो टैक्सेबल हो जाएगी। टैक्स कौन पे करेगा? स्टॉक एक्सचेंज पे करेगा, फॉरवर्ड चार्ज में। तो जिससे भी ये फीस चार्ज कर रहा है, चाहे इससे चार्ज करे चाहे इससे चार्ज करे, इस पे ये जीएसटी आ जाएगा। अब बिजनेस हमने बोला था कि भाई सप्लाई होने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए। एक ट्रांजैक्शन होना चाहिए, सेल वगैरह का। दूसरा कोर्स और सर्विसेज होना चाहिए। तीसरा है कि, सॉरी, चार चीजें होनी चाहिए। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, इन बिजनेस के अंदर में वो ट्रांजेक्शन होना चाहिए। और चौथा था कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, कुछ पैसा आना चाहिए। अब बिजनेस क्या होता है? चाहे आप ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट। चाहे प्रॉफिट के लिए आप कर रहे हो, चाहे प्रॉफिट के कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रॉफिट का काम नहीं करती है, लेकिन फिर भी मान लो बुक सेल कर रही है अपनी, या और कोई तरह का प्रसाद सेल कर रही है, या एंट्री फीस चार्ज कर रही है अपने डिवोटीज से, तो नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी है वो, चैरिटेबल ट्रस्ट है, फिर भी वो बिजनेस, उसके लिए यहाँ पे जीएसटी के पर्पज से उसको बिजनेस माना जाएगा। तो इसमें जो समझने वाली जो मेन चीज है वो है कि अगर कोई बंदा ओल्ड ज्वेलरी या कोई अपनी कार सेल कर रहा है, जो कि उसने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा था वो इंडिविजुअल, तो मैं अभी कोचिंग, मान लीजिए मेरा कोचिंग का एक बिजनेस है। अब मेरे घर पे कुछ ज्वेलरी रखी हुई है, और वो ज्वेलरी को मुझे सेल, और वो मेरे बिजनेस की ज्वेलरी नहीं है, मेरी पर्सनल ज्वेलरी है, जो कि मेरी फैमिली की ज्वेलरी है, मैंने खुद ने जो ज्वेलरी बाई करी थी। और बिजनेस के अंदर में उसकी अकाउंटिंग नहीं कर रखी है मैंने। मैंने अपनी खुद की जो सेविंग है, जो मेरी इनकम है, उससे जो मैं अर्न करके अपने खुद के लिए यूज कर रहा था, अगर मैं उसको सेल कर रहा हूँ, तो वो उस केस में बिजनेस नहीं है, वो मेरा बिजनेस नहीं था। मेरा बिजनेस है कुछ और काम में कर रहा हूँ, मेरा जो भी बिजनेस हो सकता है, सप्लाई ऑफ गुड्स का या सर्विसेज का। बट अगर मैंने ओल्ड ज्वेलरी कार अपने पर्सनल यूज के लिए जो थी मेरे पास, पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस की अगर एसेट है ये, तो अलग बात है, तब तो बिजनेस ही माना जाएगा। तो अगर मेरे पास पर्सनल यूज के लिए थी तो वो बिजनेस नहीं माना जाएगा, बिजनेस नहीं है वो। बिजनेस नहीं है तो सप्लाई भी नहीं है, और सप्लाई नहीं है तो टैक्स भी नहीं है। सेल ऑफ ओल्ड कार बाई कंपनी प्रोपराइटर यूजिंग फॉर बिजनेस। इन्फोसिस ने 10, उसके पास 50 कार्स उसने बाई कर रखी है अपने डायरेक्टर्स को घुमाने के लिए, और वो कार को उसने ओल्ड कार होने के बाद उसने सेल कर दी। अब इन्फोसिस का तो कार सेल का बिजनेस भी नहीं था, फिर भी जो उसने कार सेल करी है, इन्फोसिस ने या किसी भी पर्सन ने, तो वो बिजनेस की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएगा। क्योंकि जो एंसिलियरी एक्टिविटीज है बिजनेस की, वो भी बिजनेस की डेफिनेशन में इंक्लूड होती है। तो यही यहाँ पे
रिलेवेंट पॉइंट था जो कि यहाँ पे समझने के लिए जरूरी था। अब कंसिडरेशन क्या होता है? पेमेंट इन मनी और अदर देन मनी, यानी कि काइंड में, अगेंस्ट द सप्लाई। चाहे तो मैंने उसको गुड सेल किया, तो चाहे वो मुझे रोकड़ा दे दे गांधी साहब, या तो मुझे उसके बदले में कोई गोल्ड दे दे, कुछ गेहूं दे दे, उसके पास जो मर्जी पड़े चीज, उसकी घड़ी घड़ी दे दे, मोबाइल दे दे मेरे को, मैंने उसको नया मोबाइल सेल किया, उसने मुझे ओल्ड मोबाइल दे दिया और कुछ पैसे भी दे दिए, तो काइंड में भी दे रहा है, तो वो भी कंसिडरेशन है। गिवन बाय द रिसिपिएंट और थर्ड पार्टी, कोई भी दो, जो सप्लाई कर रहा है उसके पास आने चाहिए बस पैसे। एक्सक्लूडिंग डिपॉजिट, मैंने किसी पर्सन को घर रेंट पे दिया, उससे मैंने 5 लाख रुपए का एक डिपॉजिट लेकर रखा कि कल को ये खाली नहीं करता तो मुझे केस करना पड़ेगा, कुछ भी कारण से हम डिपॉजिट लेकर रखते हैं, तो वो जो डिपॉजिट है वो कंसिडरेशन नहीं है। अंटिल सेम इज अप्लाई एज कंसिडरेशन, जब तक कि उसको आप आपकी सप्लाई के कंसिडरेशन के सामने उसको एडजस्ट नहीं कर लेते हो, तब तक वो डिपॉजिट कंसिडरेशन नहीं है। सब्सिडी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दो ही बंदे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई सब्सिडी दे रही है, तो मैं बना रहा हूं उर्वरक, खाद बना रहा हूं, किसानों को सेल करता हूं, गवर्नमेंट ने बोला कि आप खाद बनाओ, आपका 1000 रुपीज का कॉस्टिंग है, लेकिन फिर भी आप किसान को 600 में सेल करो, 600 में, हम आपको 400 रुपीज की सब्सिडी दे देंगे। तो वो 400 रुपीज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, तो उसके ऊपर में जीएसटी नहीं आएगा, वो कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन अगर कोई और पर्सन दे रहा है, तो वो कंसिडरेशन मान लिया जाएगा सप्लाई का, तो वो कंसिडरेशन में इंक्लूड हो जाएगा। अब वो कोई और पर्सन दे रहा है, तो क्या उस पे कंसिडरेशन तो मान लेंगे, क्या उस पे जीएसटी आएगा या जीएसटी उस पे नहीं आएगा, ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की जो अमाउंट मिलती है वो कंसिडरेशन नहीं है, बाकी लोगों से अगर कोई सब्सिडी मिल रही है तो वो कंसिडरेशन है। अब कुछ सर्कुलर्स इश्यू किए थे गवर्नमेंट ने कंसिडरेशन से रिलेटेड। तो सर्कुलर क्या होते हैं कि लोगों में कंफ्यूजन होता है कई बार कुछ चीजों को लेकर, तो गवर्नमेंट उसको क्लेरिफाई कर देती है कि भाई आप कंफ्यूजन मत रखो, हमारा इंटरप्रिटेशन ये है, इसमें ये होना चाहिए। तो सीबीआईसी जो बोर्ड बना रखा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, उसके लोग जो है स्टडी करके, और इस तरह से मार्केट में जो कंफ्यूजन होता है, क्लेरिफिकेशन जो चाहिए चाहिए होता है लोगों को, तो वो क्लेरिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे गिफ्ट, डोनेशन टू चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूट, तो ऐसे केस में कोई बंदा अगर गिफ्ट दे रहा है किसी रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को, तो वो कहने के नाम पे गिफ्ट दे रहा है, लेकिन अगर एग्जाम्पल के तौर पे जेठालाल गड़ा ने चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को या स्कूल को कुछ फेंस उसके शॉप में पड़े हुए थे, काफी दिनों से सेल नहीं हो रहे, तो उसने बोला चलो ठीक है, इसको मैं डोनेट कर देता हूँ। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में फोन पड़े हुए थे, उसने डोनेट कर दिए, डोनेट कर दिए, ये तो कह रहा है मैं डोनेट कर दिए, जीएसटी वाले ऑफिसर उस पर नजर रखे हुए हैं कि नाम डोनेशन है, काम सप्लाई नहीं होना चाहिए, कुछ कंसिडरेशन नहीं हो जाएगी, जीएसटी लगाने के लिए वो दिमाग लगा रहे हैं अपना। तो देखो, अगर हम जब किसी स्कूल को या किसी चैरिटेबल टेम्पल में कहीं पे कुछ भी डोनेशन करते हैं, तो वहां पे लिख दिया जाता है कि दीज गुड्स आर डोनेटेड बाय सो एंड सो पर्सन। तो अगर यहाँ पे, और वो क्यों लिख देते हैं कि उसका बताया जाता है कि ठीक है फलाने आदमी ने इतना धर्म कर्म का काम किया है। तो अगर यहाँ फैन पे लिख दिया बाई जेठालाल गढ़ा, पर्सन का नाम लिख दिया, तो उस केस में यहाँ पे उसका नाम लिखा है, उसका नाम फिलेंट्रोपिक, उस मतलब इस तरह से हम लिख रहे हैं कि ठीक है भाई इसने दिए, रिकग्नाइज कर रहे हैं हम लोग उस पर्सन को, तो इस केस में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है। जो स्कूल है उसने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया है गधा का, तो इसमें स्कूल के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, किस पे जीएसटी नहीं आएगा, स्कूल पे जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन स्कूल पे जीएसटी किस बात का बताता हूं मैं, अगर उसने लिख दिया स्कूल ने बाई गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, स्कूल ने या टेम्पल ने, अब वहां पे जो भी बंदा आ रहा देख रहा है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का फैन है, अच्छा खासा हवा दे रहा है,
यानी कि उसका गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कर दिया। अगर शॉप का नाम लिख दिया है तो उसका मतलब ये होगा कि उसका एडवर्टाइजमेंट हो गया है। और अगर एडवर्टाइजमेंट हो गया है तो उसका मतलब है कि मिस्टर जेठालाल ने इसको दिए फेन, और स्कूल ने इसको दे दिया एडवर्टाइजमेंट करके दे दिया इसका। एडवर्टाइजमेंट सर्विस इसने प्रोवाइड कर दी और इसके बदले में इसको फेन मिल गए। बदले में फेन मिल गए। तो अब स्कूल ने क्योंकि उसको सर्विस दी एडवर्टाइजमेंट की, और उसके बदले में ये फेन क्या हो गया, कंसिडरेशन हो गया, डोनेशन नहीं हुआ अभी। ये हो गया कंसिडरेशन। ये हो गया कंसिडरेशन। तो इस फेन की जो वैल्यू रहेगी उस पे ये स्कूल को मिला है ना, ये पैसा, पैसा फेन के फॉर्म में मिला है, उस पे जीएसटी आ जाएगा स्कूल को, उस पे जीएसटी। तो क्या कंडीशन है, गिफ्ट या डोनेशन मिला है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को गिफ्ट डोनेशन मिला है, पेमेंट हैज ए करेक्टर ऑफ गिफ्ट डोनेशन, और गिफ्ट डोनेशन के नाम से दिया है, एंड पर्पज इज फिलेंट्रोपिक नॉट एडवर्टाइजमेंट। देने का जो पर्पज था वो केवल दान देना था, अपना एडवर्टाइजमेंट करवाना नहीं था, तब तो सप्लाई नहीं होगी। यानी जेठालाल गढ़ा केवल नाम लिख देते हैं फैन पे तो सप्लाई नहीं मानेंगे, क्योंकि उससे उसके उसके शॉप का कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है। और गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दिया तो एडवर्टाइजमेंट मानेंगे, उसके ऊपर में सप्लाई आ जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट हमको अगर एग्जाम में आता तो तीनों पॉइंट इस तरह से लिख के आने हैं कि अगर ये तीन पॉइंट, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सप्लाई नहीं होगा, तीनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो सप्लाई हो जाएगी, जैसे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट बन जा रहा है। आर्ट वर्क सेंड टू गैलरीज फॉर एग्जीबिशन। तो किसी बंदे ने पेंटिंग बनाई, पेंटिंग बना के जो गैलरीज होती है ना, आपने देखी होगी वहां पे बहुत सारी पेंटिंग्स लगी होती है, बड़े बड़े लोग आते हैं। तो पेंटिंग बनाने वाले ने वो गैलरीज को, वो पेंटिंग को बनाने वाले पेंटर ने पेंटिंग को किसी आर्ट गैलरी के पास भेज दिया कि सर आप इसको गैलरी में रख लो, आप जब बिके तब मुझे पैसे दे देना। तो जब तक वो बिक नहीं रही है, सो टिल इट्स नॉट सोल्ड, जब तक ये बिकी नहीं तब तक कोई कंसिडरेशन नहीं आया किसके पास में, पेंटर के पास में, अहमद हुसैन के पास में, हैंस नो सप्लाई। जब तक वो गैलरी से सेल नहीं आती तब तक अहमद हुसैन को कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, सप्लाई नहीं होगी। सोल्ड फ्रॉम एग्जीबिशन, सप्लाई एंड जीएसटी पेबल। कौन पे करेगा, अहमद हुसैन। क्यों पे करेगा, क्योंकि वो जो गैलरी से सेल हो रही है वो, उसमें दो चीजें हो सकती है, डायरेक्टली हो सकता है कि एम एफ हुसैन के नाम से कस्टमर के नाम पे इनवॉइस बन जाए, या तो हो सकता है कि एम एफ हुसैन पहले गैलरी के नाम पे इनवॉइस बनाए, जो एग्जीबिशन लगा रहे हैं उसके नाम पे इनवॉइस बनाए, फिर एग्जीबिशन वाला फर्दर इनवॉइस बनाए। तो डिपेंड ये करता है कॉन्ट्रैक्ट पे कि इस बंदे ने जो एम एफ हुसैन है, इसने उसके नाम पे इनवॉइस बना के सेल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है क्या। अगर कंप्लीट हो गया जब तो हो गया अपना, उसको कंसिडरेशन फाइनल हो गया। लेकिन अगर उसको कंसिडरेशन नहीं मिला है, उसका सेल कंप्लीट नहीं हुई है, उसने केवल वहां जाके उसको भेजा है कि भाई यहाँ रख लो आप, जब सेल हो जाए तब हमारा जो आपका मार्जिन वगैरह काट के उसके बाद में जो अमाउंट आएगा मुझे दे देना, तो वो कंसिडरेशन नहीं है, इसलिए सप्लाई भी नहीं होगा। कॉस्ट प्रॉफिट पेट्रोलियम, ये होता क्या है कि गवर्नमेंट के पास पूरी जो भी धरती माँ है अपनी, इसका सारा पावर, इसके पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है इसके अंदर में, उसका सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास में। अब मान लो कि कहीं पे इंडिया में ढूंढते रहते हैं हम लोग कि क्रूड ऑयल गैस कहीं मिल जाए, क्रूड ऑयल या गैस कहीं पे मिल जाए तो मजा आ जाए, इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा ईरान इराक से, रसिया वगैरह से। तो गवर्नमेंट क्या करती है, किसी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ती है, बोलते कि आप यहाँ पे ढूंढो, पहले तो आप सर्च करो कि कुछ यहाँ पे क्रूड ऑयल या गैस ऐसा कुछ मिल रहा है क्या, और अगर आपको मिल जाए तो उस केस में क्या होगा, आप उसको निकालो और उसको सेल कर दो। और जब आप सेल कर दोगे तो उस केस में
जीएसटी का ट्रीटमेंट ऐसा होगा कि मान लो कॉन्ट्रैक्टर ने सेल किया 1 लाख रुपीज का गुड्स। अब 1 लाख रुपीज का जो गुड्स सेल किया है, या गुड्स उसने सेल नहीं किया, मान लो उसके पास में, खुद के पास में एक फैक्ट्री है, उसको वहां पे भी वो क्रूड ऑयल चाहिए, खुद की फैक्ट्री भी है, मान लो वो रिफाइनरी भी चलाता है, वो रिफाइन भी करता है, और उसने वो सेल करने की जगह अपने पास रख लिया उसको, पेट्रोलियम को। ठीक है, तो अभी देखो 1 लाख रुपीज का टोटल पेट्रोल उसमें से निकला, क्रूड निकला, उसमें से मान लो 70,000 रुपीज का कॉन्ट्रैक्टर ने रख लिया। रख लिया मतलब ये बोला कि भाई देखो इतना तो मेरा कॉस्ट लग गया, गवर्नमेंट को बोलता है कॉन्ट्रैक्टर, देखो मेरा तो इतना इतना तो मेरा कॉस्ट लग गया है, तो ये तो मैं ही रखूंगा, इतना तो मेरे मेरे ये मैं सेल करूंगा तो इतना पैसा मेरे पास आएगा। तो जो कॉस्ट पेट्रोलियम का जो अमाउंट है, जितना उसका कॉस्ट लगा, कॉस्ट जितना उसका कॉस्ट लगा है उतने तक का जो उसने अमाउंट रख ली, उतने तक का जो प्रोडक्ट उसने अपने पास ही रख लिया, अपने पास ही रख लिया है, तो उस केस में उसको, वो उसका कोई कंसिडरेशन नहीं है। जो उसने 70,000 रुपीज का गुड्स अपने पास ही रख लिया है, तो ढूंढने का भी काम उसने ही किया था, और ढूंढने की वजह से जो उसको कॉस्ट आया, उसका जो उसने जो क्रूड निकला वो उसने अपने पास रख लिया। तो इसमें किसी और को वो सर्विस नहीं दे रहा है, जो ढूंढा उसने, एक्सप्लोर किया, उसका जो कॉस्ट आया वो किसी और के लिए उसने सर्च नहीं किया, उसने खुद के लिए सर्च किया था। तो कॉस्ट पेट्रोलियम जो है का जो अमाउंट होता है, वो अमाउंट इज नॉट ए कंसिडरेशन। कौन, जो रिलायंस, मान लो रिलायंस को कॉन्ट्रैक्ट मिला था गवर्नमेंट से, तो फिर उस केस में रिलायंस ने 70,000 रुपीज का जो क्रूड जो उसको मिला वो अपने पास रख लिया। वो, और 70,000 रुपीज का मतलब कॉस्ट उसको इंकर हुआ था इसको ढूंढने में, और इसको एक्सप्लोर, इसको निकालने में, एक्सप्लोरेशन में। तो ये जो अमाउंट है ये कहलाता है कॉस्ट पेट्रोलियम। ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट को बोला जाता है कॉस्ट पेट्रोलियम, ये वर्ड यूज किया जाता है। इस पे रिलायंस को जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में 30,000 रुपीज इसका जो अमाउंट रह गया, डिफरेंस जो है वो कहलाता है प्रॉफिट पेट्रोलियम। भाई इतना हमको प्रॉफिट हुआ। अब इस प्रॉफिट में से गवर्नमेंट को वो शेयर कर देता है, इनका शेयरिंग, प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जो भी प्रॉफिट पेट्रोलियम में से शेयर करना होता है, तो ये जो अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर रहा है, रिलायंस इज पेइंग 10,000 रुपीज टू गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि इसने ये पेट्रोल तो आगे जो भी है या तो खुद ने रख लेना है या तो उसने सेल कर देना है, तो इसमें से 10,000 रुपीज का अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। गवर्नमेंट को ये 10,000 रुपीज का पे कर रहा है। तो गवर्नमेंट को क्यों पे कर रहा है? गवर्नमेंट ने इसको क्या दिया था? लाइसेंस। गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया, रिलायंस ने पे किया। लाइसेंस एक सप्लाई का ट्रांजैक्शन है, उसके बदले में इसको पैसा भी मिल रहा है, किसको? गवर्नमेंट को। तो यहाँ से ये हो गया कि गवर्नमेंट इसको सप्लाई कर रहा है, लाइसेंस का सप्लाई कर रहा है, उसके बदले में 10,000 रुपीज मिल रहा है गवर्नमेंट को। तो ये सप्लाई का ट्रांजैक्शन है। लेकिन ये, इस सप्लाई का ट्रांजैक्शन एग्जेम्ड किया हुआ है, इस पे जीएसटी नहीं लगाया हुआ है। तो हम एग्जाम्पशन वाला चैप्टर हम में देखने वाले हैं कि उसमें कई सारी चीजों को एग्जेम्प्ट किया हुआ है, तो उसमें ये प्रॉफिट पेट्रोलियम को भी एग्जेम्प्ट किया हुआ है, तो इस पे जीएसटी आएगा नहीं, बट है सप्लाई का ट्रांजेक्शन। तो पहला जो गेट होता है वो ये चेक करना होता है कि सप्लाई है या नहीं है, जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर सप्लाई है, उसके बाद सेकंड ये चेक करना होता है कि शेड्यूल 3 में एक्सक्लूड तो नहीं है। कुछ ट्रांजेक्शन को शेड्यूल 3 में एक्सक्लूड कर दिया तो जीएसटी नहीं आता उसके ऊपर। फिर अगर एक्सक्लूड नहीं किया हो तो थर्ड ये देखना होता है कि उसमें वो एग्जेम्प्ट है या नहीं है, जो हम चैप्टर 4 में पढ़ने वाले। एग्जेम्प्ट है तो फिर उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। तो ये सप्लाई तो है, प्रॉफिट पेट्रोलियम का ट्रांजेक्शन सप्लाई है, बट एग्जेम्प्ट है। शेयर ऑफ प्रॉफिट पेट्रोलियम रिटेन्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर। अब रिलायंस ने 20,000 रुपीज का अमाउंट रख लिया अपने पास, या उसका पेट्रोल उसने रख लिया अपने पास, तो वो भी उसका कोई कंसिडरेशन नहीं है। उसको किसी और से पैसा नहीं मिला, खुद ने ही सारा काम किया और कमाया है, तो खुद का ही प्रॉफिट है वो, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। प्रॉफिट पे जीएसटी नहीं आता है, जीएसटी आता है सप्लाई के ऊपर, कंसिडरेशन के ऊपर में। तो इस तरह से कॉस्ट पेट्रोलियम वाला जो अमाउंट है उस पर जीएसटी नहीं आता है। जो खुद ने ही प्रॉफिट पेट्रोलियम का कुछ शेयर जो कॉन्ट्रैक्टर ने रख लिया उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता है।
हाँ, रॉयल्टी पेमेंट मेड इज लायबल टू जीएसटी। ये तो था शेयर, मतलब प्रॉफिट का शेयरिंग लेता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक और चीज लेता है, लॉयल्टी रॉयल्टी लेता है, कि हम आपको अभी इसमें एक्सप्लोर करने का, मतलब इसको एक्सट्रैक्ट करने का हम लाइसेंस दे रहे हैं, उसका रॉयल्टी अलग से हम चार्ज करेंगे। प्रॉफिट में हिस्सा तो लेंगे, वो अलग है, रॉयल्टी अलग लेंगे। तो जो रॉयल्टी का जो अमाउंट होता है, उस पर जीएसटी आता है। और हम आगे आरसीएम में देखने वाले हैं कि गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को ये पैसा दिया जा रहा है, रिलायंस गवर्नमेंट को पैसा दे रही है, गवर्नमेंट सप्लायर है, रिलायंस रिसिपिएंट है। तो यहाँ पे आरसीएम के अंदर में रिलायंस को जीएसटी पे करना होता है रॉयल्टी के केस में, रॉयल्टी के केस में। गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है, गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज देता है, एक्सेप्ट थोड़ी बहुत सर्विसेज को छोड़ के, बाकी सारी केसेस में गवर्नमेंट की सर्विसेज में रिवर्स चार्ज में रिसिपेंट, सर्विस रिसिपेंट टैक्स पे करता है। टैक्सेबिलिटी ऑफ जॉइंट वेंचर, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे कि चार फ्रेंड है, ये कहीं घूमने जाना है इनको, तो चारों ने थाउजेंड थाउजेंड रुपीज इकट्ठे किए और किसी और कार वाले को हायर किया, चार कार वाले को उसने पेमेंट कर दिया और कार वाला उनको घुमा के ले आया। तो ये बंदे थे ना, बी सी एंड डी, इन तीनों ने 1000 रुपीज ए को पे कर दिए, ए ने पैसा इकट्ठा करके कार वाले को दे दिया। तो क्या ये ए के पास जो पैसा आया है, किन से? इन तीनों जनों से। क्या वो सप्लाई है? आंसर इज नो, क्योंकि इसने कुछ अपनी सर्विस नहीं दी है। ठीक है, तो ये जॉइंट वेंचर है, चार लोगों का ये जॉइंट वेंचर है, घूमने के लिए इन्होंने जॉइंट वेंचर बनाया। एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ, बिजनेस के लिए भी सेम एनालॉगी ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। अब अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें इन तीनों बंदों ने इसको 1000 रुपए दिए ए को, और ए को बोला कि भाई तेरे पास खुद के पास कार है, 1000 रुपए तेरे भी है, तेरा भी शेयर आता है, तो तू अपनी कार ही ले ले। ठीक है, और ये जो हम पैसे दे रहे हैं, उस पेट्रोल वगैरह का जो खर्चा आएगा, वो तू ये पैसे अपने पास ही रख लेना। तो क्या है, ए को इस केस में जीएसटी आएगा, इस केस में ऑब्वियसली जीएसटी आएगा सरकार, क्योंकि ए ने यहाँ पे सर्विसेज दे दी अभी। जॉइंट वेंचर का एक पार्टनर ही है ये, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग मेंबर, मतलब ये जो है ज्यादा एक्टिव है। तो ऑपरेटिंग मेंबर ने अपने खुद की तरफ से अगर कोई गुड्स और सर्विसेज दे दिया इस जॉइंट वेंचर में, तब तो जीएसटी आएगा। लेकिन केवल पैसा इकट्ठा किया है, जिसको बोला जाता है कैश कॉल, अमाउंट अगेंस्ट कैपिटल कंट्रीब्यूशन कैश कॉल्स, केवल उसने पैसा इकट्ठा करके और किसी और को दे दिया कि भाई हमको कुछ सर्विस या गुड्स दे दो, तो फिर वो पैसा इकट्ठा करना जो कैश कॉल कहलाता है, वो ट्रांजेक्शन इन मनी है। कैश कॉल क्या है? ट्रांजेक्शन इन मनी है। कुछ भी इसने अपना सर्विस दिया ही नहीं है, मिस्टर ए ने कोई सर्विस नहीं दी है, तो वो सर्विस नहीं दिया तो सप्लाई भी नहीं होगा, नो सप्लाई। लेकिन जैसा दूसरा बोला मैंने, कि अगर इसने खुद ने अपनी कार लगा ली या आपने खुद से सर्विस दे दी, वो सारा सबसे पैसा लेके खुद ने वो पूरे ग्रुप में जॉइंट वेंचर को एक सर्विस दे दी, तो उस केस में सप्लाई हो जाएगा, उस केस में सप्लाई हो जाएगा। चलिए, तो ये हमारा बेसिक बेसिक चीजें थी सप्लाई से रिलेटेड। क्या क्या हमने देखा? गुड्स या सर्विस होना चाहिए, बिजनेस के अंडर होना चाहिए, एंड कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए। उसके बाद हमने चार जो स्पेशल केसेस थे वो देख ली। अभी हम बात कर लेते हैं शेड्यूल नंबर 1। शेड्यूल 1 बोलता है कि अगर आपने विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई करी है, बिना पैसे के भी अगर आपने कोई गुड्स या सर्विसेज को सेल किया है या ट्रांसफर किया है, तो भी वो डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा और उस पर जीएसटी आ जाएगा। पहला केस है ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। बिजनेस की एसेट को आपने ट्रांसफर कर दिया है, डिस्पोजल कर दिया। एग्जाम्पल है, मिस्टर राम परचेज ए टीवी। हाँ, पहले तो हम ये देख लेते हैं, कंप्यूटर व्हीकल एक्सेट्रा परचेज किया था किसी भी कंपनी ने, किसी भी बिजनेस ने, किसी प्रोपराइटर ने, और उसने ट्रांसफर कर दिया, डिस्पोजल कर दिया उस बिजनेस एसेट का, बिना पैसे लिए भी, बिना कंसिडरेशन के।
उस केस में अगर उसने जब ये कोई भी एसेट थी, कंप्यूटर हो, व्हीकल हो, कुछ भी हो, अगर उस पे जब बाई किया तब आईटीसी लिया था, परचेज करते टाइम पे अगर उस पे आईटीसी लिया था, तो आईटीसी लिया था, तो अगर आप उसको विदाउट कंसिडरेशन सेल कर रहे हैं तो डीम्ड सप्लाई हो जाएगा इस क्लोज में। आपने टीवी या कंप्यूटर या व्हीकल कुछ बाय किया था, तब उसका आईटीसी ले लिया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था। अब आप उसको ट्रांसफर कर दे रहे हो बिना कंसिडरेशन के, डिस्पोजल कर दे रहे हो, किसी बंदे को आप गिफ्ट में दे दे रहे हो बिना कंसिडरेशन लिए हुए, तो भी वो सप्लाई में आ जाएगा और उस पर जीएसटी आएगा। और अगर आप पैसे लेके सेल कर रहे हो विथ कंसिडरेशन, तो ऑब्वियसली उस पर जीएसटी आएगा। तो विदाउट कंसिडरेशन सेल कर रहे हैं तब भी यहाँ पे जीएसटी आ जाएगा, विथ कंसिडरेशन कर रहे हैं तब तो जीएसटी आना ही आना है। हाँ, अगर आपने जब ये गुड्स बाय किया था, कंप्यूटर व्हीकल कुछ भी जब बाय किया था और उसका आपने आईटीसी नहीं लिया, बिजनेस में आईटीसी लिया नहीं है बाय करते टाइम पे, तो गवर्नमेंट बोलता है कि अगर आपने आईटीसी नहीं लिया, यानी कुछ बेनिफिट नहीं लिया आपने, जीएसटी का तो आपने क्रेडिट लिया ही नहीं है, जो आपने कोई मान लो कार खरीदी किसी बंदे ने अपनी कंपनी के अंदर में, और वो कार को उसने किसी को गिफ्ट कर दिया, अपने फ्रेंड को कर दिया, गर्लफ्रेंड को कर दिया, ठीक है, तो उसने गिफ्ट कर दिया, तो ऐसे केस में गिफ्ट कर दिया इसने, किसी को डिस्पोज कर दिया, ट्रांसफर कर दिया है विदाउट कंसिडरेशन, लेकिन अगर इसने उसको खरीदते टाइम पे आईटीसी लिया ही नहीं, आईटीसी भैया लिया ही नहीं, तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है तू उसको कुआं में डाल के आ जा, जो मर्जी कर दे, जीएसटी का तो क्रेडिट लिया ही नहीं था तूने इसका, तो हम इसको जीएसटी का क्रेडिट नहीं लिया तो हम इसके ऊपर में इसको सप्लाई भी नहीं मानेंगे, सेल मानने की जरूरत नहीं है, और जीएसटी नहीं आएगा। सोल्ड विदाउट कंसिडरेशन नॉट ए सप्लाई। उस केस में शेड्यूल 1 की जो एंट्री है ना, कि ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, ये तभी लगती है जब आईटीसी लिया हो। डीम्ड सप्लाई तभी माना जाता है जब उसके ऊपर में आईटीसी लिया हुआ हो। आईटीसी लिया हुआ नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन, हम ये जो पढ़ रहे हैं वो विदाउट कंसिडरेशन वाले कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। विदाउट कंसिडरेशन उसको दे दिया है, आईटीसी लिया नहीं था, जीएसटी नहीं आएगा, डीम्ड सप्लाई नहीं होगा, डीम्ड सप्लाई नहीं होगा। हाँ, व्हीकल खरीदा था, आईटीसी लिया हुआ नहीं था, लेकिन आप उसको पैसे लेके सेल कर रहे हो, कंसिडरेशन लेके सेल कर रहे हो, तो वो हमारा जो सप्लाई के जो हमने तीन कंडीशन, जो हमने चार कंडीशन देखी थी सप्लाई की, सेक्शन 7, उसमें फॉल हो जाएगा। विद कंसिडरेशन सेल कर रहे हो तो फिर टेंशन लेने की बात नहीं है, फिर तो वो नॉर्मल सेक्शन नंबर 7 में सप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सप्लाई हो जाएगा, अगर आप विद कंसिडरेशन उसको सेल कर रहे हो तो। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन विदाउट कंसिडरेशन। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, पहली चीज देखनी है गुड्स और सर्विसेज है, बिटवीन रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन है सेकंड चीज, इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है थर्ड चीज। इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो होना ही चाहिए, शेड्यूल 1 में हम जो देख रहे हैं अभी, वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तभी सप्लाई है, कंसिडरेशन नहीं है तो चलेगा। और बिजनेस किसका देखना? सप्लायर का। तो अगर ये केस है तो फिर वो डीम्ड सप्लाई हो जाएगी, जीएसटी आ जाएगा। रिलेटेड पर्सन क्या होते हैं? अब रिलेटेड पर्सन के इतने सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट जो है वो हम देख लेते हैं अभी। मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली मेंबर कहलाते हैं रिलेटेड पर्सन। इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में। फैमिली का मीनिंग क्या है? स्पाउस एंड चिल्ड्रन, चाहे अगर कोई मेल है तो उसकी वाइफ, और कोई फीमेल है अगर पर्सन है तो उसका हस्बैंड, वो हमेशा रिलेटेड है।
और चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यानी उसके सन और डॉटर, वो चाहे वो डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, मेजर हो, माइनर हो, ये हमेशा फैमिली मेंबर माने जाएंगे। और फैमिली मेंबर अगर माने जाएंगे तो रिलेटेड पर्सन भी माने जाएंगे। और अगर इनको सेल किया जा रहा है तो वो उस केस में डीम्ड सप्लाई में आ जाएगा। विदाउट कंसिडरेशन भी दे रहे हैं तो भी उसको सप्लाई मान के जीएसटी आएगा। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ये चार पर्सन जो है, पेरेंट्स में ऑब्वियसली मदर एंड फादर दोनों आ जाएंगे। तो ये अगर होली डिपेंडेंट है, जो सप्लाई करने वाला पर्सन उसके ऊपर में होली डिपेंडेंट है, तो फिर ये अपना आ जाएगा फैमिली की डेफिनेशन में। और अगर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो फिर ये फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आएगी। इनके अलावा कोई और भी पर्सन रिलेटिव्स है हमारे, जैसे ग्रैंड सन है, डॉटर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, ये सारे लोग फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। और इन लोगों को अगर कोई भी बंदा विदाउट कंसिडरेशन को सप्लाई कर रहा है तो वो शेड्यूल 1 में नहीं आएगा, डीम्ड सप्लाई में नहीं आएगा, डीम्ड सप्लाई में नहीं आएगा। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये बनता है, आपको याद रखने के लिए मैं बता देता हूं कि जेठालाल है, ये फादर है, ये सप्लायर है। अगर जेठालाल अगर सप्लायर है और ये सप्लायर अगर सन इनका कौन है, टप्पू, तो सप्लायर कौन है, जेठालाल है, टप्पू कौन है, इनका सन है। सप्लायर का देखेंगे, सप्लायर का क्या लगता है जी, सप्लायर का क्या रिलेशन है जिसको ये दे रहा है, सप्लायर का क्या रिलेशन है जिसको ये दे रहा है। तो सप्लायर का ये टप्पू सन है, सन हमेशा रिलेटेड है। तो अगर ये टप्पू इंडिपेंडेंट भी है, टप्पू इंडिपेंडेंट भी है, तो भी जेठालाल पे जीएसटी आएगा, डीम्ड सप्लाई में आएगा। तो फादर जो होता है ना, पिता, उस पर हमेशा जीएसटी आता है। पिता के लिए उसका बेटा हमेशा रिलेटेड है, रिलेटेड पर्सन है, फैमिली है, रिलेटेड है। तो फादर साहब पे अगर फादर सप्लायर है, फादर अगर सप्लायर है, तो चाहे सन डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, फादर के ऊपर हमेशा जीएसटी आएगा। और बिजनेस अगर हम देखना ये है कि भाई बिजनेस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किसका देखेंगे, फादर का देखेंगे, जेठालाल का देखेंगे। ठीक है। अगर यही उल्टा होता, टप्पू ने अपनी एक शॉप खोल ली होती और वो अपने फादर को कुछ मान लो टप्पू ने कोई जो है किसी भी चीज की मान लीजिए बिजनेस ओपन किया है बिल्डिंग मटेरियल का, तो टप्पू ने जेठालाल को सीमेंट से विदाउट कंसिडरेशन दे दी। तो अब देखना है कि टप्पू जो पर्सन है, सप्लायर कौन है, टप्पू है। तो सप्लायर जो भी सप्लायर है, सप्लायर को मतलब, अब जी ये जिसको दे रहा है जेठालाल, तो क्वेश्चन में लिखेंगे कि टप्पू इज द सन ऑफ मिस्टर जेठालाल एंड टप्पू इज गिविंग द गुड्स टू जेठालाल। अब वहां पे वर्ड लिख दिया सन, तो अभी ये जेठालाल को दे रहा है, तो जेठालाल अभी हमको टप्पू की तरफ से देखना है कि टप्पू जिसको दे रहा है, सप्लायर जिसको दे रहा है वो क्या लगता है, तो जेठालाल इसका फादर लगता है। अब फादर जो है जेठालाल वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, अभी ये देखना पड़ेगा। अगर ये डिपेंडेंट है तब तो फिर टप्पू का ये रिलेटेड पर्सन है। अगर फादर इंडिपेंडेंट है तो टप्पू का ये फैमिली मेंबर ही नहीं है, रिलेटेड पर्सन, फैमिली मेंबर नहीं है, रिलेटेड पर्सन भी नहीं है। तो फादर की तरफ से उसका बेटा हमेशा डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, फादर को हमेशा वो अपना फैमिली मेंबर मानता है। लेकिन बेटा जो है वो अपने फादर को
फैमिली मेंबर तभी मानेगा जब वो फादर उसका उसके ऊपर में डिपेंडेंट हो, उनके फादर उसके ऊपर डिपेंडेंट। तो इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो बना दिया जाता है, इसलिए मैंने आपको इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अपना ये इस तरह से देखना है कि जो सप्लायर है उसका बिजनेस है क्या, और जो सप्लायर का जिसको वो दे रहा है सप्लायर, तो जिसको जो वो दे रहा है वो क्या लगता है, उसका सप्लायर का क्या लगता है। तो कंफ्यूज मतलब होना कि ये टप्पू इज द सन, टप्पू इज द सन ऑफ जेठालाल, ही इज गिविंग बिल्डिंग मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट टू जेठालाल, हिज फादर। तो देने वाला कौन है, मतलब रिलेशन जो देखना है जिसको दिया जा रहा है वो उसका क्या लगता है। तो याद रखना, इस तरह से आप याद रखना, जेठालाल अगर दे रहा है यानी फादर साहब के ऊपर हमेशा जीएसटी आता है। फादर अगर देने वाला है, सप्लाई कर रहा है, तो जीएसटी आएगा। सन अगर देने वाला है, तो फादर अगर डिपेंडेंट है तो जीएसटी आएगा, डीम्ड सप्लाई होगा। फादर इंडिपेंडेंट है तो जीएसटी नहीं आएगा, वो डीम्ड सप्लाई नहीं होगा क्योंकि रिलेटेड पर्सन नहीं होगा। डिस्टिंक्ट पर्सन, distinct person means multiple units, branch, factories, shop, etc. in the same entity. सेम एंटिटी में मल्टीपल फैक्ट्रीज है। अगर डिफरेंट स्टेट्स में है तो जीएसटी में आपको पता है कि स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है। अगर डिफरेंट स्टेट्स में ब्रांच है, फैक्ट्री है किसी सेम, जिसके पास परमानेंट अकाउंट नंबर जिसका एक ही है, सेम एंटिटी, तो वो हो जाएंगे डिस्टिंक्ट पर्सन, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे नहीं हो। बट सो डी मार्ट महाराष्ट्र एंड डी मार्ट का और ब्रांच गुजरात में, ये दोनों हो जाएंगे डिस्टिंक्ट पर्सन। चाहे तो ये दोनों सेपरेटली रजिस्टर्ड हो, चाहे तो ये दूसरा बंदा रजिस्टर्ड ना हो, एक बंदा रजिस्टर्ड ना हो, एक बंदा रजिस्टर्ड है, तो भी ये डिस्टिंक्ट पर्सन है। इन द सेम स्टेट हैविंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन, अगर डी मार्ट महाराष्ट्र, डी मार्ट में मुंबई का एक स्टोर है और पुणे का एक स्टोर है, दोनों का डी मार्ट चाहे तो एक ही रजिस्ट्रेशन ले लें, अगर एक रजिस्ट्रेशन ले लिया, या चाहे तो दो अलग अलग जीएसटी में सेपरेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लें। दो ऑप्शन है डी मार्ट के पास, दो ऑप्शन। अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया है, मुंबई का अलग जीएसटी नंबर है और पुणे वाले का अलग नंबर है, अलग जीएसटी नंबर, तो दो जीएसटी नंबर अगर अलग अलग है, सेम स्टेट में भी है, तो ये कहलाएंगे डिस्टिंक्ट पर्सन। और ऐसे केस में डिस्टिंक्ट पर्सन अगर है तो सप्लाई मुंबई वाला कोई बंदा पुणे की ब्रांच को कोई गुड्स भेज रहा है या सर्विस दे रहा है, तो भले ही पैसा दोनों आपस में एक दूसरे को ना दे रहे होंगे, तो भी वो डीम्ड सप्लाई हो जाएगी। तो डिस्टिंक्ट पर्सन कब होगा, जब दोनों ने सेम स्टेट में अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है तो डिस्टिंक्ट पर्सन है। अगर दोनों का एक ही नंबर है, सेम स्टेट में जितनी भी ब्रांचेज है, जितनी भी यूनिट्स है, जितनी भी फैक्ट्रीज है, अगर उसका एक ही नंबर है, तो फिर वो नहीं, फिर वो उनको डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं बोला जाएगा, उनको डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं बोला जाएगा। और डिस्टिंक्ट पर्सन अगर नहीं बोला जाएगा, हाँ, तो हम दूसरे एग्जाम्पल में मुंबई एंड पुणे दोनों का सिंगल जीएसटी नंबर है, एक ही नंबर में दोनों प्लेसेस ऐड किए हुए पॉसिबल है। जैसा कि मैंने बताया कि जो कंपनी होती है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो एक स्टेट में जितनी भी उसकी ब्रांच है तो उसका एक ही रजिस्ट्रेशन ले ले सबका मिला के, चाहे तो वो सेपरेट सेपरेट ले ले। और ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए तीन इसकी शॉप है, तीन में से दो का
तीन में से मुंबई, पुणे और एक हो गया कोल्हापुर। तीनों भी महाराष्ट्र में है। तो चाहे तो ये भी किया जा सकता है कि दो 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 का तो एक ले ले, दो ब्रांचेस का तो एक ले ले, और एक ब्रांच का अलग ले ले, सेपरेट ले ले इसका। तो फंडा यही है। अभी हम बात कर लेते हैं कि दोनों, अगर दो या तीन, जिसका भी सिंगल ही है जीएसटी नंबर, और अगर मुंबई सिंगल जीएसटी नंबर और मुंबई वाला पुणे को कोई गुड्स भेज रहा है या सर्विस दे रहा है, तो मुंबई और पुणे का जो पर्सन है वो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है। डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, तो फिर उस केस में विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि पुणे वाला तो मुंबई वाले को कुछ पैसे देने वाला है नहीं, सेम ही कंपनी है, सेम कंपनी में कोई पैसे किसको देगा? सेम पेन है, सेम कंपनी है, सेम लीगल एंटिटी है, तो उस केस में इसको डीम्ड सप्लाई नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। सिंगल जीएसटी है ना सेम स्टेट में, तो डीम्ड सप्लाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है। डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, तो विदाउट कंसिडरेशन अगर सेल हो रहा है, तो फिर उसमें शेड्यूल वन नहीं लगेगा, डीम्ड सप्लाई नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ये वाला देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और हिज एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ऑफ रिसिपिएंट। तो देखना, अगर कंसिडरेशन है, इंडिया का पर्सन किसी बाहर वाले पर्सन से इंपोर्ट कर रहा है, कंसिडरेशन है, तो ऑलवेज सप्लाई है। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलवेज सप्लाई है, चाहे तो बिजनेस पर्पज से हो, चाहे तो पर्सनल पर्पज से। ये हमने सप्लाई के अभी कॉन्सेप्ट में भी देखा था कि अगर आप विद कंसिडरेशन अगर इंपोर्ट किया जा रहा है, तो चाहे बिजनेस पर्पज हो चाहे पर्सनल पर्पज हो, दोनों केस में सप्लाई है, जीएसटी आएगा, और रिवर्स चार्ज में जो इंपोर्टर है वो जीएसटी भरेगा, रिवर्स चार्ज में भरेगा। लेकिन अगर नो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन अगर नहीं है, कंसिडरेशन अगर नहीं है, तो दो चीजें देखनी पड़ेगी। बिजनेस के लिए इंपोर्ट है क्या, रिलेटेड पर्सन से है क्या, रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट है क्या। अगर दोनों चीजें सेटिस्फाई होती है, बिजनेस के लिए भी है और रिलेटेड पर्सन से है, तो सप्लाई है। दो 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 चीजें चेक करनी है यहाँ पे, बिजनेस के लिए है और रिलेटेड पर्सन से है। इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं, अपना घर बनाने के लिए मैंने किसी से आर्किटेक्ट की सर्विस ली विदाउट कंसिडरेशन, रिलेटेड पर्सन है मेरा जिससे मैंने सर्विस ली है, तो क्या मेरा रिलेटेड पर्सन है? क्या मैंने बिजनेस के लिए सर्विस ली है? नहीं, मैंने अपना पर्सनल होम बनाने के लिए उससे, मेरा ब्रदर था या मेरा सन था, उससे मैंने सर्विस ली है, या मेरे फादर थे, कोई भी पर्सन आउटसाइड इंडिया से मैंने कोई सर्विस ली, बट बिजनेस पर्पज से नहीं लिए, तो फिर वो उस केस में यहाँ पे डीम्ड सप्लाई में नहीं आएगा, नहीं आएगा। हाँ, बिजनेस पर्पज के लिए भी होना चाहिए, रिलेटेड पर्सन से होना चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन है, तो जी यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस में डीम्ड सप्लाई हो जाएगा। कंसिडरेशन से अगर हम ले रहे हैं, चाहे रिलेटेड से लें, अनरिलेटेड से लें, बिजनेस के लिए लें, पर्सनल पर्पज से लें, सब केस में अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस ले रहे हैं पैसे देके, तो उस केस में वो हो जाएगा हमारा नॉर्मल सप्लाई हो जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। और हम आगे देखेंगे कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस में जो इंडिया का जो पर्सन है इंपोर्टर, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, वो भरता है रिवर्स चार्ज में जीएसटी। तो ये था ये हमारा था इंपोर्ट के केस में। तो देखो, हमने डिस्कस किया था कि ये जेठालाल है, फादर है, और ये टप्पू है। अब फादर ने यहाँ पे टप्पू को
टप्पू इनका सन है, सन हमेशा रिलेटेड होता है। तो फादर साहब को जीएसटी पे करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर टप्पू से इन्होंने इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी, कोई सर्विस इंपोर्ट करी, टप्पू चला गया बाहर, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करता है वहाँ पे। तो फादर साहब ने बोला, जेठालाल ने बोला कि यार मेरा अभी शॉप में कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप कर दो। तो इसने डेवलप करके दे दिया टप्पू ने। और जेठालाल ने अपने बिजनेस पर्पज से उससे सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया, ठीक है। और विदाउट कंसिडरेशन ये ले रहा है, और अब ये रिलेटेड है या नहीं। तो सर्विस रिसीवर कौन है? फादर है। तो सर्विस रिसीवर की तरफ से हम देखेंगे कि ये टप्पू इनका क्या लगता है? सन लगता है। सन से ये सर्विसेज ले रहे हैं। सन जो सर्विस लेने वाला है, यहाँ पे जो सर्विस लेने वाला है उसका वो क्या लगता है? सन है, वो उसका रिलेटेड पर्सन लगता है। तो फादर साहब को यहाँ पे रिवर्स चार्ज में इंपोर्ट ऑफ सर्विस में जीएसटी भरना पड़ेगा। तो ऐसे याद रखना है इसको कि जो फादर है, चाहे वो इंडिया में सेल कर दे सन को, चाहे वो सन से इंपोर्ट ऑफ सर्विस ले ले, इंपोर्ट ऑफ सर्विस ले ले, फादर को तो हमेशा जीएसटी भरना है। अगर बिजनेस के लिए ये कर रहा है, तो बिजनेस है तो जीएसटी देना पड़ेगा। तो जीएसटी देना पड़ेगा। अब इसकी जगह हम अगर हम सन को रख लेते हैं कि कोई सन है जो अपने फादर को गुड्स सेल कर रहा है या सर्विस सेल कर रहा है इंडिया में, या फादर से इंपोर्ट कर रहा है सर्विस को, तब ये देखेंगे कि ये सन का पहले तो देखेंगे बिजनेस है क्या, बिजनेस के लिए ये कर रहा है क्या, बिजनेस में ट्रांजैक्शन कर रहा है क्या। और दूसरा ये जो फादर है, ये फादर सन के ऊपर में डिपेंडेंट है क्या। सन के ऊपर में जीएसटी तभी आएगा, सन के ऊपर जीएसटी तभी आएगा जब उसका जब उस सन के फादर डिपेंडेंट होंगे उसके ऊपर। हम विदाउट कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं। सन के अगर फादर डिपेंडेंट होंगे तो जीएसटी आएगा, और फादर इंडिपेंडेंट होंगे तो रिलेटेड पर्सन ही नहीं होंगे उस केस में। तो हम ये सन और फादर का एग्जांपल लेके कर रहे हैं, बाकी हमने देखा है कि रिलेटेड पर्सन में और भी लोग आते हैं। चलिए, इसके बाद में एक पॉइंट जो हमने यहाँ छोड़ा था, गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय आपस में रिलेटेड पर्सन है, ये इसकी डेफिनेशन में हमने देखा था। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आपस में रिलेटेड पर्सन है। तो भाई साहब उस केस में रिलेटेड पर्सन है। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है, तो रिलेटेड पर्सन है। एम्प्लॉयर ने इसको एम्प्लॉय को कुछ दे दिया, मान लो कि वॉच दे दी। तो अगर वॉच दे दी तो क्या ये वॉच देना सप्लाई है? क्योंकि इसने ट्रांसफर कर दिया ना। सप्लाई के लिए क्या क्या चाहिए? ट्रांसफर होना चाहिए, प्लस बिजनेस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। एम्प्लॉयर का तो कोई ना कोई बिजनेस है ही है। वॉच का बिजनेस नहीं होगा, लेकिन कोई तो बिजनेस के अंदर में ही दे रहा है ना ये। तो ट्रांसफर कर रहा है, बिजनेस है, प्लस कंसिडरेशन। और अगर कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं है तो हम देखेंगे कि क्या रिलेटेड पर्सन है, क्योंकि रिलेटेड पर्सन के साथ अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है विदाउट कंसिडरेशन तो सप्लाई है। तो ये जो वॉच दे रहा है वो सप्लाई है, वो सप्लाई है। एम्प्लॉयर के ऊपर जीएसटी आ जाएगा। जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को कोई गिफ्ट देगा तो जीएसटी आ जाएगा एम्प्लॉयर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया कि यार भाई एम्प्लॉयर कभी दिवाली का उसको गिफ्ट देता है, कभी राखी पे देता है, कभी होली पे कुछ दे देता है, कभी न्यू ईयर पे कुछ देता है। तो बोला कि अप टू 50,000 रुपीज का अगर गिफ्ट है, सॉरी, यहाँ से चालू करते हैं। अगर 50,000 रुपीज तक का गिफ्ट दे रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को,
तो उस केस में चलिए हम ये देखते हैं कि अगर 50,000 से ऊपर का गिफ्ट दे रहा है, जब तो सप्लाई है, डीम्ड सप्लाई हो जाएगा। तो 50,000 रुपए तक का उसको थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है, और 50,000 रुपीज से ऊपर का गिफ्ट है, मान लीजिए 60,000 रुपीज का गिफ्ट है, तो पूरे 60,000 रुपीज पे टैक्स आ जाएगा। पूरे 60,000 पे गिफ्ट पे टैक्स आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि 50,000 रुपीज रिड्यूस कर लो, 10,000 रुपीज पे टैक्स ले लो, नहीं। इन ए फाइनेंशियल ईयर, पर ईयर, पर फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर में अगर 50,000 रुपीज तक का गिफ्ट है तो जीएसटी नहीं आएगा। सॉरी, 50,000 रुपीज का तक का तो हम देखेंगे, 50,000 से ऊपर है तो पूरे अमाउंट पे जीएसटी आएगा, डीम्ड सप्लाई हो जाएगी। 50,000 रुपीज तक का अगर गिफ्ट दे रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, तो अगर बिजनेस एसेट दे रहा है जिसपे उसने आईटीसी लिया हुआ है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बिजनेस एसेट दे रहा है जिसपे उसने आईटीसी लिया हुआ है, तो वो हो जाएगी डीम्ड सप्लाई, जो कि हमने अभी यहां ऊपर देखा था ना, ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, कि बिजनेस एसेट्स है, आईटीसी लिया हुआ है, उसको अगर ट्रांसफर किया जा रहा है, तो अगर एम्प्लॉय को भी ट्रांसफर किया जा रहा है और 50,000 रुपीज से कम भी है, तो भी फिर वो जो फर्स्ट क्लोज हमने देखा अभी उसमें कवर हो जाएगा, तो वो डीम्ड सप्लाई हो जाएगा इन फर्स्ट क्लोज, फर्स्ट क्लोज में डीम्ड सप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा कोई और केस है तो वो उसमें डीम्ड सप्लाई नहीं होगा, जीएसटी नहीं आएगा, डीम्ड सप्लाई नहीं होगा। चलिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हमने देख लिया था। सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट विदाउट कंसिडरेशन, प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच की सप्लाई, प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स दे दिया, एजेंट ने आगे सेल कर दिया, तो इसमें भी जो समझने वाली बात है, एजेंट ने जो आगे, चाहे प्रिंसिपल टू एजेंट, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट, वेयर एजेंट इज फर्दर सप्लाइंग सच गुड्स ऑन हिज ऑन इनवॉइस। तो प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स दिया और गुड्स को एजेंट ने फर्दर सेल कर दिया, इनवॉइस किसके नाम का है, एजेंट का नाम का है, एजेंट का नाम का इनवॉइस बना के आगे सेल कर दिया एजेंट ने, तो उस केस में प्रिंसिपल ने, प्रिंसिपल एजेंट कस्टमर, इनवॉइस बनाया एनएससी के नाम पे, तो जो प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स दिया था वो अगर विदाउट कंसिडरेशन भी है, बिना पैसे के भी दिया हुआ है, तो भी ये हो जाएगा डीम्ड सप्लाई। अगर कस्टमर को इनवॉइस बनाया किसने, एजेंट ने, और ये ही अगर एजेंट है बीच में, लेकिन एजेंट ने बोला कि भाई देख, कस्टमर को ढूंढ के ले आया एजेंट, ठीक है, लेकिन इनवॉइस प्रिंसिपल ने कस्टमर के नाम पे बना दिया और एजेंट को कमीशन मिल गया बीच में, एजेंट को बीच में कुछ अमाउंट का कमीशन मिल गया, तो ऐसे केस में, क्योंकि इनवॉइस डायरेक्टली प्रिंसिपल ने कस्टमर के नाम पे बना दिया, एजेंट अपना कमीशन ले लेता है, तो ये डायरेक्टली प्रिंसिपल से कस्टमर के नाम पे सप्लाई हो गई, सप्लाई हो गई। तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो कोई गुड्स गया नहीं, डायरेक्टली प्रिंसिपल ने कस्टमर के नाम पे इनवॉइस बना दिया, तो फिर ये प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो ट्रांजेक्शन है वो डीम्ड सप्लाई नहीं है, वो ट्रांजेक्शन प्रिंसिपल एजेंट का है ही नहीं। सो एजेंट के नेम में अगर इनवॉइस है तो शेड्यूल 1 लगेगा, प्रिंसिपल के नेम पे इनवॉइस बन रहा है सेल जब हो रहा है, और प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस आ रहा है सीधा, तो वो शेड्यूल 1 में नहीं आएगा, वो डायरेक्टली इसकी ये दोनों के बीच में सप्लाई हो गई, और ये दोनों के बीच में कोई डीम्ड सप्लाई नहीं होगी, नो डीम्ड सप्लाई। सिर्फ एजेंट जो इससे प्रिंसिपल से कमीशन चार्ज करेगा उसके ऊपर में एजेंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा।
चलिए, अब हम देख लेते हैं कुछ नेगेटिव लिस्ट। शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 ये बोलता है कि भाई कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे ये बता रहा है कि इनके ऊपर में, चाहे आप सप्लाई का जो डेफिनेशन है कि सेल ट्रांसफर है प्लस गुड्स और सर्विसेज है प्लस बिजनेस में है प्लस कंसिडरेशन है, या कंसिडरेशन नहीं है तो शेड्यूल 1 की सप्लाई है, या तो कंसिडरेशन है या तो शेड्यूल 1 की ट्रांजेक्शन है। ये सारी चीजें होती है तो सप्लाई हो जाती है, तो डीम्ड सप्लाई हो जाती है। अगर ये सब भी है तब भी तब भी इन्होंने एक शेड्यूल 3 बना दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, ये सब चीजें हैं, फिर भी गवर्नमेंट बोलता है कि भाई ये शेड्यूल 3 में जो हम चीजें लिख दे रहे हैं इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। नॉट ए सप्लाई ऑफ गुड्स, इसको बोला जाता है नॉट ए सप्लाई ऑफ गुड्स, नो सप्लाई ऑफ गुड्स एनएसओजी एंड नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज एनएसओएस। तो सारी चीजें सेटिस्फाई हो भी रही है, फिर भी शेड्यूल 3 में जो आइटम्स लिख दिए हैं उसके ऊपर में नो सप्लाई माना जाएगा, उनको नो सप्लाई, नो सप्लाई, सप्लाई नहीं है। और अगर सप्लाई नहीं है तो ऑब्वियसली जीएसटी भी नहीं है, जीएसटी भी नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन है? पहला है सर्विस बाय एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर। मिस्टर हनुमान जी ने, मान लेते हैं यहाँ पे ये एम्प्लॉय थे मिस्टर हनुमान, इन्होंने मिस्टर राम को सर्विस दी और मिस्टर हनुमान मिस्टर राम के एम्प्लॉई है। तो मिस्टर हनुमान ने मिस्टर राम को, राम जी को हनुमान जी ने सर्विस दी और राम जी ने इनको सैलरी दे दी हनुमान जी को। ठीक है, तो नॉर्मल कोर्स में तो ये देखने में लगेगा कि भाई सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे शेड्यूल 3 में बोल दिया कि इसको नो सप्लाई, नो सप्लाई, नो सप्लाई, जीएसटी नहीं आएगा। हनुमान जी को जीएसटी नहीं भरना है यहाँ पे, जो हनुमान जी को सैलरी मिल रही है ना उस पर हनुमान जी जीएसटी नहीं भरेंगे, उस पर हनुमान जी जीएसटी नहीं भरेंगे क्योंकि वो नो सप्लाई में आ गया। तो सैलरी मिल रही है, इंसेंटिव मिल रहा है, परक्यूजिट्स मिल रहा है, नो टैक्स। पेमेंट ऑफ प्री मैच्योर टर्मिनेशन मिल रहा है, नो टैक्स। कैजुअल लेबर भी है, डेली बेसिस पे हम उसको सैलरी दे रहे हैं, रोज आओ रोज पाओ, तो भी नो टैक्स, वो भी सैलरी ही है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन फिर भी है, डेली बेसिस पे है तो भी। और डायरेक्टर को सैलरी दे रहे हैं, डायरेक्टर को सैलरी दे रहे हैं, या डायरेक्टर को कुछ भी अमाउंट दे रहे हैं, डायरेक्टर को कुछ भी अमाउंट दे रहे हैं और अगर उस पर टीडीएस काटा गया है अंडर सेक्शन 192, इनकम टैक्स भी आ गया यहाँ पे भाई साहब बीच में। सर जीएसटी तो बराबर से समझ में आ नहीं रहा, अब ये इनकम टैक्स और बीच में आप लेके आ रहे हो। हाँ जी, तो अगर टीडीएस काटा गया है इनकम टैक्स का सेक्शन नंबर 192 जो कि सैलरी का सेक्शन है, अगर एम्प्लॉयर ने, श्री राम ने हनुमान जी का टीडीएस 192 सेक्शन में काटा है, कोई भी पेमेंट किया उसके ऊपर में, चाहे वो सैलरी का पेमेंट किया हो, चाहे बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का, अब अभी हम बोल रहे हैं यहाँ पे हनुमान जी डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर साहब को कोई सैलरी का पेमेंट करो, चाहे बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का पेमेंट करो, चाहे और कुछ पेमेंट करो, इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के दौरान या डायरेक्टरशिप के दौरान, तो उस केस के अंदर में जो ये पेमेंट किया जा रहा है वो पेमेंट अपना हो जाएगा, 192 सेक्शन में टीडीएस कट रहा है तो वो हो जाएगा नो सप्लाई, वो सैलरी है, सैलरी है उस पर हो जाएगा नो सप्लाई, जीएसटी नहीं आएगा। किसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा? डायरेक्टर साहब पे।
ठीक है। उसके बाद में कुछ कुछ चीजें जो है वो टैक्सेबल है, वो यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई कॉन्ट्रैक्ट के में नहीं मानी जाती है। पेमेंट ऑफ नॉन कंपीट फीस। अभी हनुमान जी राम जी की जॉब छोड़ के कई और जगह जा रहे हैं, और राम जी उनको दे रहे हैं कि भाई आपको मैं कुछ 10 लाख रुपए दे देता हूँ, आप ये कई और किसी जगह पे सेम काम मत करना। आपने काफी नॉलेज ले लिया हमारे यहाँ पे, आप या तो घर पे बैठो, हम आपको घर बैठे को कुछ फीस दे देंगे। किसी और जगह जाओगे तो हमारा वो कॉम्पिटिटर हमारा बड़ा हो जाएगा। तो नॉन कॉम्पीट फीस का पेमेंट कर रहे हैं तो वो उस पर जीएसटी आएगा, उस पर जीएसटी आएगा, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में एग्जाम्पशन में नहीं आएगा। सर्विसेज एज कंसल्टेंट ऑन प्रिंसिपल बेसिस। अगर आपने किसी पर्सन को एम्प्लॉयमेंट में नहीं रखा हुआ है और 192 सेक्शन में टीडीएस नहीं काट रहे हो, प्रोफेशनल फीस के नाम पे उसको फीस पेमेंट कर रहे हो, कंसल्टेंट को कुछ फीस पेमेंट कर रहे हो, भले ही वो कंसल्टेंट पूरे दिन आपके लिए काम कर रहा है, तो प्रिंसिपल बेसिस पे वो काम कर रहा है, सैलरी एज ए एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा, तो उस केस में भी वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में नहीं आएगा, और वो एक्सक्लूड नहीं होगा, वो जीएसटी आएगा उसके ऊपर में, टैक्सेबल हो जाएगा वो। यहाँ पे शेड्यूल 3 में से बाहर नहीं होगा, शेड्यूल 3 में मतलब कवर नहीं होता वो चीज। सैलरी टू डायरेक्टर, टीडीएस नॉट अंडर सेक्शन 192। अगर 192 सेक्शन में टीडीएस नहीं कट रहा है, किसी और सेक्शन में टीडीएस कट रहा है, फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कोई, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो एम्प्लॉय होता नहीं है कंपनी का, उसको अगर कोई फीस का पेमेंट किया जा रहा है, तो उस केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जो फीस का पेमेंट किया जा रहा है, वो 192 सेक्शन में टीडीएस नहीं काटा जाता है, उसका उसका टीडीएस 192 सेक्शन में नहीं काटा जाता है। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो अगर 192 में नहीं कट रहा है, तो उसको जो फीस का पेमेंट किया जा रहा है, वो फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उनके आपस में। तो उस केस में जिसको फीस का पेमेंट मिल रहा है, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पैसा मिल रहा है, वो सप्लाई हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी। और ये आरसीएम में टैक्सेबल है। आरसीएम में मतलब जो कंपनी जो पेमेंट कर रही है, देखो जो पे करता है वो सर्विस रिसीवर होता है, जो पैसा जिसको मिलता है वो सर्विस प्रोवाइडर होता है। आरसीएम में यहाँ पे कंपनी को सर्विस रिसीवर को जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ये चीज है अपनी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाली। उसके बाद में कुछ ऐसे लोग हैं जो दिखने में एम्प्लॉय जैसे लगते हैं लेकिन एम्प्लॉय नहीं है, और उनको कुछ जो फीस मिलती है वो यहाँ पे शेड्यूल 3 में जीएसटी से बाहर कर दी। तो जो बंदे एम्प्लॉय है उनको जो सैलरी मिलती है वो तो यहाँ पे जीएसटी से बाहर कर दिया पहली एंट्री में। लेकिन ये जो बंदे हैं इनको सैलरी नहीं मिलती, इनको कुछ फीस के नाम से कुछ अमाउंट मिलता है, उसको भी यहाँ पे जीएसटी से बाहर कर दिया गया है। एमपी एमएलए मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटी को कुछ अमाउंट मिल रहा है, तो उनको जो भी गवर्नमेंट से जो फीस मिलती है 2 लाख 1 लाख रुपए का जो कुछ अमाउंट मिलता है एमपी एमएलए को, वो एमपी एमएलए गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है, बट फिर भी इनको जो अमाउंट मिल रहा है वो जीएसटी से बाहर है, जीएसटी नहीं आएगा। प्रेसिडेंट, सीएजी, एजी, ड्यूटीज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। प्रेसिडेंट साहब, जो भी भारत के जो राष्ट्रपति है, उनको जो फीस मिल रही है, भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट वो एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन फिर भी उनको जो फीस मिल रही है, कुछ अमाउंट मिल रहा है। ऐसे सीएजी या एजी, ये जो लोग हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, इनको जो अमाउंट मिल रहा है उस पर जीएसटी इनको पे करने की जरूरत नहीं है, जीएसटी से बाहर है। चेयरपर्सन मेंबर ऑफ बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, लाइक आईआरडीए, एमआईडीसी, इन लोगों के जो चेयरमैन या मेंबर है उनको कुछ अमाउंट मिल रहा है तो जीएसटी नहीं भरना उनको। सर्विसेज बाय सेंट्रल सीजीएसजीएलए रिलेटिंग टू फंक्शन ऑफ पंचायत म्युनिसिपैलिटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने या लोकल अथॉरिटी ने किसी भी बिजनेस से या पर्सन से कुछ अमाउंट चार्ज किया, कुछ अमाउंट चार्ज किया है, कुछ अमाउंट चार्ज किया है, और वो जो अमाउंट चार्ज किया है
वो अमाउंट अगर पंचायत या म्युनिसिपैलिटी के फंक्शन से रिलेटेड सर्विस देने के लिए चार्ज किया है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल लोकल अथॉरिटी है मुंबई बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बीएमसी, इसने किसी हॉस्पिटल से या किसी भी बिजनेस से, अब बीएमसी के लोग जो है गार्बेज या वेस्ट कलेक्शन करते हैं, म्युनिसिपैलिटी का काम है ये। तो हॉस्पिटल में तो बहुत ही हजार्डस वेस्ट जनरेट होता है, तो बीएमसी वाले इनसे हॉस्पिटल से वन 1 लाख रुपीज पर मंथ का चार्ज कर रहे हैं गार्बेज कलेक्शन करने का। उस केस में यहाँ पे सर्विसेज बाय सीजीएसजीएलए रिलेटिंग टू फंक्शन ऑफ पंचायत म्युनिसिपैलिटी। अब ये जो गार्बेज कलेक्शन का जो काम है वो पंचायत या म्युनिसिपैलिटी का एक्चुअली फंक्शन है। ये फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं कि इनके क्या क्या फंक्शन है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए फंक्शन वाला काम अगर ये कर रहे हैं सीजीएसजीएलए, तो वो शेड्यूल 3 में उसके ऊपर में जीएसटी नहीं आएगा। ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, एल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस दिया जा रहा है तो वो उसके ऊपर में जीएसटी नहीं आएगा। मतलब राजस्थान गवर्नमेंट ने मिस्टर माल्या को, विजय माल्या तो लंदन में बैठा है, इनके कोई रिलेटिव है, ये चला रहे हैं यहाँ पे बिजनेस। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने मिस्टर माल्या को लाइसेंस दिया लिकर शॉप चलाने की, और उसके बदले में राजस्थान गवर्नमेंट ने इसे 10 करोड़ रुपए चार्ज की। शेड्यूल 3 में जीएसटी से बाहर है, जीएसटी नहीं आएगा लिकर लाइसेंस के ऊपर। नेक्स्ट है सर्विसेज बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल। कोर्ट और ट्रिब्यूनल कोई सर्विस दे रहा है और उसके बदले में वो फीस ले रहा है तो जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, वर्ड आ रहा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिफरेंट होता है, ट्रिब्यूनल डिफरेंट होता है, नॉर्मल ट्रिब्यूनल डिफरेंट होता है। तो अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर सर्विस दे रहा है, ध्यान रखना वर्ड को पढ़ना, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर सर्विस दे रहा है तो उस पर जीएसटी आएगा और वो जीएसटी आरसीएम में टैक्सेबल होता है। वो सर्विस में आरसीएम में टैक्स लगता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के केस में। लेकिन अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोई फीस चार्ज कर रहा है किसी भी बिजनेस से, किसी भी पर्सन से, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। सर्विस ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रिमेटोरियम, मॉर्चरी एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ डिसीज्ड। तो किसी पर्सन की अंतिम क्रिया करी जा रही है, अंतिम संस्कार से रिलेटेड जो भी खर्चा है, जो भी सर्विस कोई बंदा दे रहा है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे कि भाई जाने वाले को जाने दो बिना जीएसटी पे की। ठीक है। उसके बाद सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की सेल पे जीएसटी नहीं आएगा एक्सेप्ट बिल्डिंग कवर्ड इन दी शेड्यूल 2, जो हम आगे देखने वाले हैं शेड्यूल 2 में। लैंड इंक्लूड्स डेवलप्ड लैंड प्लॉट विद लेवलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर लाइन्स एक्सेट्रा। सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम नॉन मिस्टर ए bought गुड्स फ्रॉम जापान एंड सोल्ड टू कस्टमर इन यूएसए। इंडिया में लेके नहीं आया तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद में एक कस्टम का प्रोसेस है जहां पे पोर्ट से गुड्स डिलीवर होता है। मान लो यूएस से इंपोर्ट किया जा रहा है तो यूएस के पोर्ट से गुड्स डिलीवर होगा और बाई सी बाई एयर किसी भी मीडियम से आएगा ये गुड्स, और ये फिर आके इंडिया में आने के बाद ये तो पोर्ट में रख सकते, पोर्ट पे आएगा पहले तो ये इंडिया के या एयरपोर्ट पे आएगा, फिर वहां पे भी वेयर हाउसेज बने हुए हैं, कस्टम के वेयर हाउसेज बने हुए हैं, वहां पे भी गुड्स को रखा जा सकता है। तो पोर्ट पे रख सकते हैं, वेयर हाउसेज पे रख सकते हैं। उसके बाद में फिर जो इंपोर्टर है, जो पर्सन है, वो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करता है, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करता है। उसके बाद फिर वो गुड्स को अपनी फैक्ट्री में, अपने घर पे, अपनी शॉप में ला सकता है। तो देखो, सेल बाय द इंपोर्टर
ये बायर टू अनदर पर्सन। मिस्टर ए इंपोर्ट करना चाह रहा था गुड्स को, मतलब मिस्टर ए ने फॉरेन पार्टी से बात करी और गुड्स को मंगवा लिया। और मिस्टर ए ने बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, होम कंजम्पशन के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करने से पहले उसको किसी और को सेल कर दिया, मिस्टर ए ने सेल कर दिया, तो मिस्टर ए पे कोई जीएसटी नहीं आएगा। वो यहाँ पे शेड्यूल 3 में नो सप्लाई में आ जाता है। इसको हाई सी सेल भी बोलते हैं शॉर्ट में। या फिर सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स बिफोर होम कंजम्पशन, वेयर हाउस में गुड्स रखवा दिया था और वेयर हाउस में गुड्स रखने के रखवाया हुआ है और बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल नहीं करी अभी तक, और वेयर हाउस में रखे हुए गुड्स को मिस्टर ए ने बी को सेल कर दिया, बी ने सी को सेल कर दिया, तो ए पे भी कोई जीएसटी नहीं आएगा, बी पे भी कोई जीएसटी नहीं आएगा शेड्यूल 3 में। इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ मोड ऑफ कन्वेंस वाइजा कार बस ट्रक एक्सेट्रा एंड टूल्स गुड्स ऑन सच कन्वेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। तो मान लीजिए एक बंदा है, उसके पास 100 ट्रकें हैं और वो 10-12 स्टेट्स में ऑपरेट करता है बिजनेस को। तो और उसने एक किसी पर्टिकुलर स्टेट, मान लो मध्य प्रदेश में, उसने वो ट्रक का रिपेयरिंग सेंटर बना रखा है कि जो भी ट्रक्स उसकी जो इंडिया में होगी वो रिपेयर होने के लिए मध्य प्रदेश आएगी। तो वो बंदा 10 स्टेट में बिजनेस ऑपरेट कर रहा है अपना, या कोई भी बंदा। तो अगर वो पर्सन अपनी किसी भी कार को, बस को, ट्रक को किसी दूसरे स्टेट में भेजता है और वहां जाने के बाद फिर वो वहां जा रही है, बस मतलब वहां जा रही है और वहां से वो फर्दर सप्लाई नहीं कर रहा है। सो अगर केवल हम उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कार बस ट्रक को भेज रहे हैं बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, या उसके ऊपर में टूल्स या गुड्स जो रखे हुए हैं वो जा रहे हैं, तो उस पर नो सप्लाई हो जाएगा, जीएसटी नहीं आएगा। एक्सेप्ट फॉर फर्दर सप्लाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कार भेजी, मान लो मारुति सुजुकी है, उसने अपने पुणे के प्लांट में मारुति की कार बनाई, जयपुर में उसके शोरूम में भेज दी और जयपुर से फिर वो आगे सेल करने वाले हैं। तो जो पुणे से जयपुर गाड़ी आई है, तो वो उस केस में यहाँ पे बाहर नहीं है, एक्सक्लूड नहीं है, उस पर जीएसटी आएगा। फर्दर सप्लाई के लिए भेजा जा रहा है तो जीएसटी आएगा। However, repair and maintenance services provided by distinct person on these will be taxable. तो अगर हमने ट्रक को भेज दिया मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश वाले ने उसको, सेम ही कंपनी है, मध्य प्रदेश वाले ने उसको ट्रक को रिपेयर किया, रिपेयर करके और वापस से भेज दिया महाराष्ट्र को, तो वो जो रिपेयरिंग जो उसने करी है मध्य प्रदेश वाले ने, उसके ऊपर में मध्य प्रदेश वाले को जीएसटी पे करना पड़ेगा। उसके बाद है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम हमने देखा था कि गुड्स है, ठीक है, वो गुड्स है तो उस पर सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाते हैं, लेकिन केवल 6 ऐसे स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को ही टैक्सेबल रखा हुआ, बाकी सबको शेड्यूल 3 से बोल दिया कि अदर एक्शनेबल क्लेम जो है वो नो सप्लाई है। और बेटिंग, गैमलिंग, लॉटरी, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग, बेटिंग, गैमलिंग, लॉटरी, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग, यानी कि सब चीजें जो है सट्टे टाइप की हो गई। ये सारी जो चीजें हैं इस पे जीएसटी आएगा, ये शेड्यूल 3 से बाहर नहीं है। इसके अलावा जितने भी स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है, इसके अलावा जो भी एक्शनेबल क्लेम्स है वो शेड्यूल 3 से बाहर है, मतलब शेड्यूल 3 में इंक्लूडेड है, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। ऑनलाइन मनी गेमिंग तो आपको पता ही है, ड्रीम्स इलेवन वगैरह, रमी सर्कल वगैरह की जो एप्स है वो कहलाती है ऑनलाइन मनी गेमिंग। अब बात करते हैं शेड्यूल नंबर 2 की। तो अभी हमने देखा शेड्यूल नंबर 1 देखा, शेड्यूल नंबर 3 देखा, अब आ गए हम लोग लास्ट शेड्यूल, शेड्यूल नंबर 2 पे। और ये क्या बताता है, ये बहुत सिंपल शेड्यूल है, डिटरमाइन वेदर सप्लाई इज ए गुड्स और सर्विसेज। तो ये बताता है कि भाई ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन गुड्स है या सर्विस है। तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स अगर किया जा रहा है और टाइटल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो गुड्स की सप्लाई मानी जाएगी, गुड्स बोला जाए, सप्लाई ऑफ गुड्स है वो। टाइटल इन ए गुड्स ट्रांसफर किया जा रहा है, लेकिन टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट दैट प्रॉपर्टी शेल पास एट द फ्यूचर डेट,
टाइटल ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि ओनरशिप का जो फाइनल ओनरशिप है वो फ्यूचर में ट्रांसफर होगी। तो वो उस केस में जो जो भी उनके बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है, जो वो पैसा दे रहा है, हायर परचेज के केस में ऐसा होता है कि हायर परचेज में वो अपनी मशीन दे देता है, फिर बाद में 3 इयर्स 4 इयर्स के बाद में जो रेजिडियल वैल्यू को पे करके मशीन उसके ओनरशिप में आ जाती है। लेकिन ये पक्का होता है कि जो हायर परचेजर है वही उसका ओनर बनने वाला है फ्यूचर में, ये डे वन पे डिसाइड हो जाता है। तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, जो भी वो पैसे देगा उस मशीन को यूज करने के, वो गुड्स की सप्लाई मानी जाएगी। अब सर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोनों पे तो जीएसटी है ही है, तो गुड्स और सर्विसेज अलग अलग मानने की क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है कि एक तो टैक्स का जो रेट होता है वो डिफरेंट हो सकता है गुड्स पे और सर्विसेज पे, और कुछ और भी प्रोविजन है जो भी डिफरेंट हो सकते हैं। उसके बाद है राइट, अनडिवाइडेड शेयर, राइट टू यूज, रेंटिंग ऑफ गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, वो हो जाती है सर्विस। तो हमने किसी को मशीन रेंट पे दे दी, लीज पे दे दी, और उसके बदले में वो रेंट दे रहा है हमको, तो वो सर्विस है, वो गुड्स की सप्लाई नहीं है, सर्विस की सप्लाई है। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल किया जा रहा है बिजनेस का, यानी बिजनेस बिजनेस हम या तो बंद कर दे रहे हैं ठीक है, सो परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल किया जा रहा है बिजनेस का, तो वो गुड्स की सप्लाई मानी जाएगी, गुड्स की सप्लाई मानी जाएगी उसको। ऑन क्लोजर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्लोजर किया जा रहा है, बिजनेस को बंद किया जा रहा है, उस टाइम पे बिजनेस एसेट्स ट्रांसफर करी जा रही है, तो वो मानी जाएगी गुड्स की सप्लाई। इसके एक्सेप्शन ये है कि अगर बिजनेस ट्रांसफर एज ए गोइंग कंसर्न बिजनेस ट्रांसफर किया है, तो वो एग्जेम्प्ट है, वो एग्जेम्प्ट है। बिजनेस कंटिन्यूड बाय द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, कोई मान लीजिए कि किसी की डेथ हो गई पर्सन की, और उनका जो लीगल हेयर है या उसका जो लीगल पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव वो उसको बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है, तो उस केस में उसको कोई सप्लाई नहीं मानी जाएगी, वो बिजनेस कंटिन्यू है उसका, तो क्लोजर ऑफ बिजनेस नहीं है। टेकन फॉर प्राइवेट यूज, बिजनेस के अंदर में कार खरीदी और पता चला कि डायरेक्टर साहब की वाइफ ही उसको किट्टी पार्टी में ले जा रही है, एनी टाइम देखोगे तो उसका ड्राइवर और गाड़ी घूमने फिरने ही जा रहे हैं, तो उस केस में जो गाड़ी को यूज किया है उसने, किसने? डायरेक्टर की वाइफ ने, उसका जो ट्रांजैक्शन है कंपनी की गाड़ी को यूज करने का, वो कहलाएगा सर्विस का ट्रांजैक्शन। उसके बाद है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क, पेटेंट, अगर टेम्पररी ट्रांसफर किए जा रहे हैं तो सर्विस है। तो किसी ने कॉपीराइट बोल दिया कि किसने कॉपीराइट करवाया हुआ है, या किसी ने मूवी का राइट, मूवी बना ली, मूवी राइट लिया हुआ है, किसी ने ट्रेडमार्क लिया हुआ है, और टेम्पररी वो बोल रहा है कि ठीक है आप 1000 बुक्स आप बना के सेल कर सकते हो मेरे नाम से, मेरे नाम की इस बुक से, तो टेम्पररी ट्रांसफर है तो सर्विस है। परमानेंट ट्रांसफर कर दिया पूरा राइट्स कि आप जितनी मर्जी पड़े आप बुक्स बनाओ, मेरे को तो आज अभी 10 करोड़ रुपए दे दो, गुड्स है, उस केस में गुड्स है परमानेंट ट्रांसफर। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किया जा रहा है, डिजाइन किया जा रहा है, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो सर्विस है। लेकिन अगर आपने शॉप में गए, डिजिटल की शॉप में, और टेली, वहां पे एक लड़का, वहां पे एक टंगा हुआ था टेली के नाम से या माइक्रोसॉफ्ट के नाम से रखा हुआ था एक पैकेट बना के, वो आप लाए, अपनी लैपटॉप में इंसर्ट किया, या उसका कोई कोड वगैरह आपने यूज किया, यानी पैकेज या रेडीमेड सॉफ्टवेयर को सेल किया जा रहा है, पहले से फुल्ली रेडी सॉफ्टवेयर है, तो वो गुड्स की सप्लाई मानी जाएगी। अग्रीइंग टू रिफ्रेन, टॉलरेट, डू एंड एक्ट, सर्विसेज है। कंपोजिट सप्लाईज, ये 3 सप्लाई ऐसी है जिसमें गुड्स भी इन्वॉल्व है, सर्विस भी इन्वॉल्व है, इनको सर्विस बोल दिया। इसमें बोल दिया, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमको ही पता है कि इसमें गुड्स भी है सर्विस भी है, फिर भी हम बोल दे रहे हैं सर्विस ही मानेंगे इनको। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या होता है? कंस्ट्रक्शन होता है या रिपेयर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी किया जाता है, और उसमें सीमेंट वगैरह भी साथ में वही बंदा लगा रहा है, मतलब मटेरियल भी वो लगा रहा है, कौन? जो सर्विस दे रहा है। तो हमको घर बनाना है, एक हमने किसी को, पर्सन को हमने हायर किया, कॉन्ट्रैक्टर को, और गुड्स भी वही लगा रहा है, लेबर भी वही लगा रहा है,
तो वो हो जाएगी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। लेकिन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस जो है वो केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अगर करी जा रही है, यानी रिपेयर कर लो या कंस्ट्रक्शन कर लो, तो बोला तब उसको बोलते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। अगर मेरा लैपटॉप खराब हो गया और मैंने उसको रिपेयर पे दिया, उसने इसमें पार्ट्स भी लगाया, इसमें सर्विस भी करी, मेरी कार खराब हो गई, पार्ट्स भी लगाया, सर्विस भी करी, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई भी रिपेयरिंग करी जाती है, वो होता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वो हमेशा सर्विस ही मानेंगे उसमें। उसमें गुड्स भी लगा है, उसमें रिपेयरिंग का मतलब काम, लेबर भी लगा है, लेकिन उसके ऊपर जो जीएसटी का रेट आएगा वो सर्विस के ऊपर जो रेट लगेगा वो आएगा। सिमिलरली सप्लाई ऑफ फूड ड्रिंक along with the service, फॉर एग्जाम्पल फूड इन द रेस्टोरेंट और केटरिंग। आप होटल में गए, उसने वहां पे सर्व किया, कुक किया, और उसमें बहुत सारा गुड्स भी लगा, उसमें आटा लगा, चावल गेहूं, चावल लगा, ऑयल लगा, तो इसका जो उसने 500 रुपीज चार्ज किया पर प्लेट मान लीजिए, तो उस पूरे 500 रुपीज को सर्विस मानेंगे। इसके अलावा जॉब वर्क, ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑन अनदर पर्सन गुड्स, तो वो भी सर्विस माना जाएगा, जॉब वर्क की एक्टिविटी को सर्विस मानेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में लीजिंग, रेंटिंग, लाइसेंसिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्विस मानी जाएगी। सेल ऑफ लैंड कर रहे हैं तो जीएसटी नहीं है। सेल ऑफ फुल्ली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है तो जीएसटी नहीं। तो यहाँ पे लीज, रेंटिंग, लाइसेंसिंग दी जा रही है लैंड और बिल्डिंग की, तो सर्विस है। दूसरी है सेल ऑफ फ्लैट या बिल्डिंग, फुल या पार्ट, consideration received before completion certificate or first occupation certificate whichever is earlier। तो 10 फ्लोर की आपकी एक बिल्डिंग बनाई जा रही है, और जो बिल्डर है उसने उसका कंप्लीशन होने से पहले ही सेल का बुकिंग करना चालू कर दिया, बुकिंग करना चालू कर दिया है, तो उस केस के अंदर में बुकिंग का जो अमाउंट ले रहा है वो फाइनली तो फ्लैट तो बनने के बाद ही मिलेगा उसको, लेकिन उसने पहले से ही उसको सेल करना चालू कर दिया कि ठीक है मेरे को 50 lakhs का फ्लैट है, 30 अभी 10 अभी दे जाओ, 10 बाद में देना, 10 जब आप बाद में जब पूरा पूरा बन जाएगा तब आप रिमेनिंग अमाउंट देना। अगर बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले ही आपने कुछ भी अमाउंट ले लिया बायर से, पार्ट अमाउंट भी ले लिया, तो पूरे अमाउंट पे सर्विस मान के जीएसटी लगेगा। एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल एज एंड व्हेन रिसीव्ड। हाँ, अगर पूरा बन सीसी या उस एफसी मिलने के बाद में अगर उससे 1 रुपया जो भी अमाउंट उससे पहले कुछ भी नहीं लिया, सारा अमाउंट बाद में ही ले रहे हैं, तो फिर उस केस में यहाँ पे शेड्यूल 3 में हमने देखा था कि वो फिर कंप्लीट बिल्डिंग अगर बन चुकी है, बिल्डिंग बनने के बाद में सीसी एफसी मिलने के बाद में अगर सेल कर रहे हैं, तो फिर उस पर जीएसटी नहीं आएगा, उस पर जीएसटी नहीं आएगा, वो बिल्डिंग पे जीएसटी नहीं आएगा, जीएसटी नहीं। तो इसका एक एग्जांपल है कि जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। सीसी और एफसी मिलने से पहले 50 lakhs का फ्लैट था, सीसी एफसी मान लो मिला 1 दिसंबर को। अब बंदा आया और 10th दिवाली के आसपास आया है बंदा, बोले अपना दशहरे पे हमको फ्लैट बुक करना है, तो 10th ऑफ अक्टूबर को ये गया, 50 lakhs रुपीज का उनका एग्रीमेंट तय हो गया, इसने 10th अक्टूबर को 5 लाख रुपीज का पेमेंट कर दिया। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, अभी सीसी और एफसी में से दोनों में से कोई भी नहीं मिला है, तो 5 लाख पे जीएसटी आएगा। अब ये कंस्ट्रक्शन होके मान लो कि 1 दिसंबर को सीसीएफसी मिल गया, इसको पोजीशन भी दे दिया 5th ऑफ दिसंबर को, और रिमेनिंग अमाउंट इसने 45 लाख रुपीज का अमाउंट इसने बाद में पे कर दिया, उस 45 लाख पे भी जीएसटी आएगा। अगर एक बार कुछ भी अमाउंट, पार्ट अमाउंट भी पहले मिल गया है सीसीएफसी मिलने से पहले, तो पूरा अमाउंट जितना उसका कॉन्ट्रैक्ट का था उस पर पूरे पे जीएसटी आएगा। चलिए, लेकिन अगर पूरा ही अमाउंट सीसीएफसी, सीसी या एफसी विचएवर इज अर्लियर, उसके बाद में मिला है, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट है टेनेंसी राइट का, पगड़ी सिस्टम।
अब ये होता क्या है कि कुछ कुछ स्टेट्स में ऐसा चलता है कि ओनर ने टेनेंट को एक बिल्डिंग रेंट पे दी और उसके साथ में ही उससे उसको एक टेनेंसी का राइट दे दिया कि 5 इयर्स के लिए मैं आपको बिल्डिंग रेंट पे दे देता हूँ, तो मैं आपसे एक लमसम अमाउंट ले रहा हूँ टेनेंसी प्रीमियम, जिसको बोलते हैं टेनेंसी प्रीमियम। तो आपके 5 इयर्स के लिए आपके पास में राइट्स है कि आप इसको रेंट पे रख सकते हो, चाहे तो आप रख लो, चाहे किसी और को भी आप रेंट पे दे दोगे फर्दर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 इयर्स के मैंने आपको टेनेंसी के राइट्स दे दिए, तो ये टेनेंसी प्रीमियम देगा इसको ओनर को, प्लस मंथली रेंट भी देगा। तो दोनों केस में ये टैक्सेबल है, एक्सेप्ट, दोनों ही अमाउंट टैक्सेबल है, एक्सेप्ट एग्जेम्प्टेड इफ इट इज फॉर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है? रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल नहीं है। गिवन फॉर रेसिडेंस, अब ये प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल यानी फ्लैट है और उसको यूज कर, उसको रहने के लिए दिया हुआ है, रेसिडेंस पर्पज से दिया हुआ है, ऑफिस चलाने के लिए नहीं दिया हुआ है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेसिडेंस के काम के लिए ही दिया हुआ है, टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया हुआ है। तीन कंडीशन, RRU, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेसिडेंट पर्पज से अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है, तो उस केस में ये दोनों अमाउंट पे जीएसटी नहीं आएगा जो ऑनर ने लिए हैं, जो ऑनर ने लिए हैं। अदरवाइज बाकी केस में जीएसटी टैक्स, जीएसटी आएगा दोनों ही अमाउंट पे, टेनेंसी प्रीमियम पे भी और रेंट पे भी। अब टेनेंट ने एक साल वो बिल्डिंग यूज करी और किसी दूसरे टेनेंट को बोला कि भाई मेरे को तो अभी जाना है, बॉम्बे से मेरा ट्रांसफर हो गया लंदन, तो मेरे पास 5 साल का राइट्स है, तो उसने किसी और को वो राइट ट्रांसफर कर दिया, टेनेंसी राइट ट्रांसफर कर दिया, और उसके बदले में टेनेंट टू ने या ओनर ने ही वो टेनेंसी राइट खरीद लिया और टेनेंट वन को पैसे दे दिए, यानी टेनेंसी प्रीमियम का कुछ अमाउंट, जो भी अमाउंट इसने मांगा, इसको पे कर दिया। ये टेनेंट वन के हाथ में ऑलवेज टैक्सेबल है। टेनेंट वन के हाथ में, जो टेनेंट ने अगर टेनेंसी राइट्स को ट्रांसफर किया है किसी और पर्सन को या ओनर को, उस केस में ऑलवेज टैक्सेबल है। अब टैक्सेबिलिटी ऑफ पेनल्टी, लेट फीस, लिक्विडेटेड डैमेजेस एक्सेट्रा। अमाउंट रिसीव्ड, देखो इसके अंदर दो अलग अलग ट्रीटमेंट हो सकते हैं, उसमें जीएसटी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो हम देख लेते हैं क्या क्या है। अमाउंट रिसीव्ड फॉर फैसिलिटेशन और अग्रीइंग टू रिफ्रेन टू टॉलरेट एन एक्ट इज लाइबल टू जीएसटी। एग्जाम्पल ऑफ सप्लाई लाइबल टू टैक्स, ये एग्जाम्पल से 5-7 एग्जाम्पल से, लेकिन आपको समझ में आ जाएंगे। इन केस में तो आता है जीएसटी, और बाकी केसेस में जो दूसरे लेट फीस वाले अभी इसके बाद देखेंगे उसमें नहीं आता जी, उसमें जीएसटी नहीं आता। लेट पेमेंट, सरचार्ज, फीस एक्सेट्रा लिंक्ड विद द मेन सप्लाई पेमेंट्स। तो हमारी मोबाइल की शॉप है, उस मोबाइल की शॉप में हमने 10,000 रुपीज का मोबाइल किसी को सेल किया, उसने बोला मैं 3 मंथ्स में पेमेंट करूंगा, तो हमने बोला 3 मंथ्स में पेमेंट करेंगे तो 200 रुपीज हम लोग इंटरेस्ट लेंगे। उसने 3 मंथ्स में भी नहीं किया, 5 मंथ्स बाद किया, तो हमने 200 रुपीज और उससे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ले लिया लेट पेमेंट करने का, या लेट फीस ले ली। तो ये 400 रुपीज जो एक्स्ट्रा हमने उसे लिए लेट फीस के नाम पे, इंटरेस्ट के नाम पे, पेनल्टी के नाम पे, ये जीएसटी आएगा इस पे। लेकिन किसने लिए ये? जिसने गुड सेल किया था उसने ही लिए, तो जीएसटी आएगा। अगर जिसने गुड सेल किया उसने ही लिए तो जीएसटी आएगा। हाँ, अगर ये मोबाइल किसी से उसने फाइनेंस करवाया होता और किसी फाइनेंसिंग कंपनी ने इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, फाइनेंसिंग कंपनी अगर इंटरेस्ट चार्ज कर रही है कस्टमर से, तो उस केस में जीएसटी जो है वो एग्जेम्प्ट है। हम ये एग्जामेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं, जीएसटी एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर कोई फाइनेंसिंग कंपनी, बैंक ने, किसी थर्ड पर्सन ने लोन दिया है तो एग्जेम्प्ट है। जिस जिस पर्सन ने गुड्स सप्लाई किया है उसी पर्सन ने इंटरेस्ट लिया है, लेट फीस लिया है, तो जीएसटी आएगा। उसके बाद है फोर फीचर ऑफ नॉन रिफंडेबल टिकट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, प्री पेमेंट पेनल्टी, कैंसिलेशन फीस।
एयरप्लेन का टिकट कराया, होटल का टिकट कराया और हमने उसको कैंसिल कर दिया, कैंसिलेशन चार्ज कटा, जीएसटी आएगा। अर्ली टर्मिनेशन फीस चार्ज बाय द सप्लायर ऑफ सर्विस। अजय देवगन को विमल का ऐड करने के लिए रखा, अजय देवगन ने बाद में मना कर दिया। विमल वालों ने बोला कि पैसे दो हमको। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि अगर आप जल्दी से, 3 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, बीच में आप छोड़ के जाओगे, अर्ली टर्मिनेट कर लोगे कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसके ऊपर में हम आपसे पैसे लेंगे। विमल वालों ने बोला उससे, विमल वाले पैसे ले रहे हैं, अजय देवगन पैसे दे रहा है। तो पहले अजय देवगन ने बोला था कि मैं आपका प्रमोशन करूंगा, ब्रांडिंग करूंगा। तो अजय देवगन सप्लायर था, तो सप्लायर अगर सप्लायर ऑफ सर्विस था, सप्लायर ऑफ सर्विस अजय देवगन था, तो सॉरी, अजय देवगन को पैसे मिल रहे हैं, मतलब विमल वालों ने उसको हटा दिया अजय देवगन को कि अभी आगे से ऐड नहीं करवाएंगे हम आपसे। तो अजय देवगन को यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं, ओरिजिनली भी अजय देवगन को पैसे मिल रहे थे और अर्ली टर्मिनेशन के पैसे भी अजय देवगन को मिल रहे हैं, तो अजय देवगन पे जीएसटी आएगा यहाँ पे। लेकिन अर्ली टर्मिनेशन फीस चार्ज बाय रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, विमल वाला सर्विस ले रहा था, विमल पान मसाला वाला, और उसने अजय देवगन ने बोला कि मैं आगे से ऐड नहीं करूंगा, तो विमल विमल वाले ने बोला कि ठीक है जी, हमने एक एग्रीमेंट में लिखा था कि बीच में तोड़ोगे तो इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो उस केस में विमल वाले को पैसे मिल रहे हैं यहाँ पे, तो विमल वाले पे जीएसटी नहीं आएगा, अर्ली टर्मिनेशन फीस। तो जिस बंदे ने ओरिजिनली, जिसके पैसे मिल रहे थे, जो सप्लाई कर रहा था, उसको ही अगर अर्ली टर्मिनेशन फीस मिल रही है तो जीएसटी आएगा। नॉन कंपीट फीस पे जीएसटी आएगा। उसके बाद बिल्डर रिफ्रेनिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग मोर देन सर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर्स, तो उस पर जीएसटी आएगा। अलाउिंग टू यूज पेमेंट ऑफ शॉप, शॉप के आगे अपनी जगह को किसी को, हॉकर को अलाउ कर दिया कि भाई यहाँ पे अपनी सामान लगा के दुकान चला ले, शॉप के बाहर, जीएसटी आएगा, उससे पैसे लिए। आरडब्ल्यूए हाउसिंग सोसाइटी टॉलरेटिंग यूज ऑफ इंडस्ट्री लाउड स्पीकर, मेरे घर के पास में एक गार्डन है, गार्डन वाला बोला कि 10 बजे बाद में मैं माइक चलाऊंगा, आपको दिक्कत? मैंने कहा हाँ दिक्कत। आपको 1,000, अगर आपको मैं 1,00,000 रुपए दूं तो दिक्कत? मैंने कहा नहीं है दिक्कत, दे दे। 1,00,000 रुपए पे जीएसटी आएगा। चलिए, ये केसेस है जिन पे, ये एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, ये एग्जाम्पल्स अगर आपको ध्यान रख लेंगे तो आपको और कोई नया एग्जाम्पल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, इनमें से हो जाएगा। प्रिंसिपल अगर हम इनको समझने बैठेंगे, प्रिंसिपल बहुत यहाँ पे थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेट है, मतलब ये एक्चुअली लॉ में कहीं लिखा हुआ नहीं है, सर्कुलर निकाल के गवर्नमेंट ने ये एग्जाम्पल्स दिए थे कि यहाँ यहाँ पे जीएसटी आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। तो अगर एग्जाम में लिखना हो, अमाउंट रिसीव्ड प्योरली फॉर टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस वायलेशन एज पेनल्टी और डैमेज इज नॉट लायबल टू जीएसटी। तो पेनल्टी और डैमेज का जो अगर अमाउंट मिल रहा है अपने को, तो उसमें वो बोलेगा मैंने सप्लाई क्या किया। सो अगर मैंने सप्लाई ही नहीं किया, पैसे मिल रहे हैं, बिना सप्लाई किए पैसे मिल रहे हैं, तो जीएसटी नहीं आएगा। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस अगर वर्ड यूज किया, लाइक पेनल्टी चार्जेस फॉर डैमेज टू प्रॉपर्टी, डिलेड कंस्ट्रक्शन, पायरेसी, मिसयूज ऑफ कॉपीराइट, किसी बंदे ने मेरा बुक को कॉपी करके चला दिया, मैंने उसके ऊपर क्लेम डाला, कोर्ट ने बोला 10 करोड़ रुपए का हर्जाना देना पड़ेगा। तो 10 करोड़ रुपए का उसने मुझे पेमेंट किया, जीएसटी नहीं भरना मेरे को, क्योंकि मैंने उसको कोई सर्विस नहीं दी है। पैसा मुझे आ रहा, बट मैंने उसको कोई सर्विस नहीं दी, कोई सर्विस नहीं, मैं देना ही नहीं चाहता था उसको। कॉपीराइट उसने जबरदस्ती चोरी कर लिया मेरा, मतलब इन्फ्रिंज कर दिया मेरे को, मिसयूज कर लिया मेरे कॉपीराइट का। अर्ली टर्मिनेशन में बता चुका हूं। फोर फीचर ऑफ अर्नेस्ट मनी बाय सेलर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट टू सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी। मेरे को कोई बंदा आया, बोला सर आपका घर खरीदना है, मैंने कहा ठीक है, 50 लाख में डील हो गया, वो मुझे 1,00,000 रुपए एडवांस देके बाद में आया ही नहीं, 1,00,000 पे जीएसटी नहीं आएगा। बाई CGSGLA, when successful bidder of natural resources, सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली कि भाई ये मैं कोयले की खान है, ये मेरे को ऑक्शन कर दी उन्होंने, जिंदल वाला गया और
100 करोड़ में उसने ले ली। 100 करोड़ का उसने टोकन मनी दे जो है बिडिंग फीस जो भी है डिपॉजिट दिया उसने जिंदल वाले ने 1 करोड़ रुपीज वापस आया ही नहीं। जीएसटी नहीं आएगा। पेनल्टी फॉर चेक डिसओनर वायलेशन ऑफ लॉ का वायलेशन करने पे कोई पेनल्टी लगती है, जीएसटी नहीं आएगा उस पेनल्टी अमाउंट पे। फॉर फीचर ऑफ सैलरी और बॉन्ड इफ एम्प्लॉई नॉट कंटिन्यू मिनिमम अग्रीड पीरियड। तो एम्प्लॉयर ने बोला कि भाई तू मिनिमम 2 साल मेरे यहाँ नौकरी करेगा तो नौकरी पे रखूंगा, और बीच में भागा तो 2 लाख रुपए लूंगा। 2 लाख पे जीएसटी नहीं आएगा। तो ये केसेस थे, हमने देखे कि कौन सी पेनल्टी और लेट फीस पे जीएसटी आएगा, किस पे नहीं आएगा। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि आईपीएल मैच देखने जा रहे हैं हम लोग, और उसके साथ में हमने टिकट लिया है 2,000 रुपए का। उसमें हमको मैच देखने का भी मजा मिलेगा और हमको वहां पे डिनर भी मिलेगा। ठीक है। तो मैच का टाइम जो भी है 4 से 8 या 8 से 12, डिनर का टाइम तो दोनों में ही आ जाता है। तो आईपीएल वालों ने बोला कि ये कहाँ, भूखे तो आएंगे नहीं, अगर हम डिनर नहीं देंगे तो ये मैच देखने ही नहीं आएंगे, टिफिन तो साथ में लाएंगे नहीं। ठीक है। तो इन्होंने वहां पे फूड की भी फैसिलिटी रखी। अब बताओ, मैच पे टैक्स रेट 18% है, फूड पे 5% है, और अमाउंट एक कंबाइंड अमाउंट लिया है 2,000 रुपये। अमाउंट इसका अलग अलग दिया है, अलग अलग अमाउंट नहीं है, सिंगल अमाउंट 2,000 रुपीज। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? डेफिनेट अभी हमको ये देखना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन ये है कि 18% लगाए कि 5% लगाए, क्योंकि वो दोनों चीजें उसमें साथ में आ रही है। तो हमको समझना पड़ेगा मिक्स सप्लाई कंपोजिट सप्लाई। बंडल ऑफ टू और मोर सप्लाईज अगर साथ में दी जा रही है, नेचुरली बंडल्ड है प्लस, पहला क्या है, नेचुरली बंडल्ड है। नेचुरली बंडल्ड अगर है, यानी कि जैसे कि आईपीएल मैच के साथ में वो फूड दे रहे हैं, एक्चुअली उनको फूड देना उनकी मजबूरी है, फूड देना उनका अलग से सेल नहीं है, बट वो है कि चलो ठीक है, मैच के साथ में अगर फूड नहीं देंगे तो मजा नहीं आएगा मैच का। तो वो नेचुरली उन्होंने बंडल किया उसको। प्लस दो चीजें हैं, नेचुरली बंडल प्लस वन इज ए प्रिंसिपल सप्लाई। जो दो चीजें एक साथ दी जा रही है उसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई है, यानी एक कोई कंपोनेंट है जो बहुत बड़ा है उसके अंदर में। अगर दोनों केसेस में यस, दोनों मिला के अगर यस है तो वो कहलाएगी कंपोजिट सप्लाई। और उस केस में जो जीएसटी आएगी वो प्रिंसिपल सप्लाई जो उसके अंदर में है। अभी ये एग्जांपल जो हम ले रहे थे आईपीएल मैच का, एक्चुअली कंपोजिट सप्लाई ही है। तो उस केस में जो आईपीएल मैच के ऊपर जो जीएसटी का रेट है, फूड पे नहीं, फूड तो है, फूड उसके ऊपर में हमने बोल दिया कि जो प्रिंसिपल सप्लाई किया है इसमें, मैच का टिकट लिया प्लस फूड भी मिल रहा है 2,000 रुपये में, तो उसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या होगा, प्रिंसिपल सप्लाई होगा मैच देखने वाला जो एक्टिविटी वो करा रहे हैं, वो प्रिंसिपल सप्लाई है। तो उसके ऊपर में जो जीएसटी का रेट है वो ही पूरे 2,000 रुपीज पे फुल अमाउंट पे, वो उसका फुल अमाउंट जो है उस पूरे बंडल का, उस पे जीएसटी किस रेट से आएगा, प्रिंसिपल सप्लाई के रेट से। अगर ये दोनों नेचुरल बंडल प्लस प्रिंसिपल सप्लाई, दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं है, दोनों ही नहीं है, ठीक है, तो नो हो गया। फिर देखेंगे सिंगल प्राइस है क्या, यानी कि वो जो बंडल है उसकी एक ही प्राइस है क्या। अगर यस है, अगर सिंगल प्राइस है तो वो कहलाएगी मिक्स्ड सप्लाई, वो कहलाएगी मिक्स्ड सप्लाई। और उस केस में जो हाईएस्ट टैक्स रेट होता है उस पूरे, जैसे 3 आइटम है, 3 आइटम में से जिस भी आइटम पे हायर टैक्स रेट है, उस हायर टैक्स रेट ही पूरे ही बंडल पे लग जाएगी सिंगल पे, क्योंकि सिंगल प्राइस है, तीनों का तो अमाउंट अलग अलग पता ही नहीं है। और अगर सेपरेट, अगर सिंगल प्राइस नहीं है, अलग अलग प्राइजेस है, तो फिर टेंशन नहीं है, फिर वो सेपरेट सप्लाई है, वो सेपरेट सप्लाई है, और सेपरेट टैक्स रेट ऑफ ईच आइटम उस पर लगेगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। सप्लाई ऑफ गुड्स विद द पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस, ये कंपोजिट सप्लाई के एग्जाम्पल है। गुड्स के साथ में हम उसको बोल रहे हैं कि ठीक है गुड्स में सेल करूंगा, इसके साथ में मैं आपको घर पे भी डिलीवर कर दूंगा, जो मेरे को रास्ते का इंश्योरेंस और इसका पैकिंग मटेरियल जो लगेगा वो भी मैं इसमें आपसे पैकिंग मटेरियल का भी मैं पैक करके दे दूंगा आपको। तो ऐसा ट्रांजेक्शन है वो
वो कहलाएगा कंपोजिट सप्लाई, क्योंकि इसमें नेचुरली बंडल्ड भी है और प्रिंसिपल सप्लाई भी है। इसमें नेचुरली बंडल भी है, प्रिंसिपल सप्लाई भी है। अगर यस है तो वो कंपोजिट सप्लाई है। एक चीज आप नोटिस करना है, इसमें सिंगल प्राइस कहीं नहीं लिखा है। यहाँ पे सिंगल प्राइस भी नहीं है। बस नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए और वन इज द प्रिंसिपल सप्लाई होना चाहिए। आपस में दोनों को नेचुरली बंडल किया हुआ तो वो कंपोजिट सप्लाई है। लेकिन अगर नेचुरली बंडल और वन इज द प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है, फिर देखेंगे कि सिंगल प्राइस है क्या फिर उस केस। मतलब एक ही प्राइस, उन्होंने पूरा एक बंडल का एक ही प्राइस लिया है क्या। होटल एकोमोडेशन विद फूड, अकोमोडेशन के साथ फूड भी हमने एक मिल रहा है तो वो कंपोजिट सप्लाई है। जीएसटी किस पे लगेगा, होटल वाले का, होटल एकोमोडेशन की रेट पे जीएसटी लगेगा। ट्रेवल टिकट विथ फूड लॉन्च इंश्योरेंस, टीवी विथ वारंटी, लैपटॉप विथ बैग। तो जीएसटी लैपटॉप विथ बैग। तो अगर क्वेश्चन में ऐसे दे भी देना, बैग का अलग प्राइस भी दे देना। लैपटॉप का 50,000, बैग का 5,000 रुपीज का वर्थ था, और इसको कंज्यूमर को सेल किया है 55,000 रुपीज में। अगर अलग प्राइस दे भी दिया, फिर भी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, नेचुरल बंडल्ड एंड वन इज द प्रिंसिपल सप्लाई, तो उस केस में ये कहलाएगा कंपोजिट सप्लाई। और कंपोजिट सप्लाई के केस में पूरे 55,000 रुपीज का जो अमाउंट है, उसके ऊपर में जो जीएसटी आएगा वो आएगा प्रिंसिपल सप्लाई की रेट से। प्रिंसिपल सप्लाई की रेट से यहाँ पे जीएसटी आएगा। सो यहाँ पे लिखा लैपटॉप बैग वर्थ ₹5,000। 5,000 का लैपटॉप, उसकी रेट मतलब उसकी वैल्यू 5,000 रुपीज की है, बट इसने दोनों को एक साथ उसको 55,000 रुपीज में दिया है, तो ये कंपोजिट सप्लाई है। और उस पर जो जीएसटी 55,000 रुपीज पे जीएसटी जो आएगा वो 18% की रेट से आएगा, लैपटॉप की रेट से। बैग एक तरह से इसके साथ में ही आ रहा है, एक तरह से 50,000 रुपीज की रेट। कुछ क्लेरिफिकेशन दिए मैं कंपोजिट सप्लाई से रिलेटेड। प्रिंटिंग सर्विसेज along with the paper supplied for, हमको प्रिंटिंग सर्विस मिल रही है और पेपर भी साथ में दे रहा है। मतलब हमने उससे बुक्स छपवाई, हमने उसको हमारा जो कंटेंट था, जैसे मैंने जीएसटी की बुक्स छपवाई, मैंने उसको कंटेंट दे दिया किसको, प्रिंटिंग वाले को, तो उसने बुक छाप के मेरे को दे दी। बुक, ब्रोशर, एनुअल रिपोर्ट एंड पैम्पलेट, ये चार चीजें, बुक, ब्रोशर, एनुअल रिपोर्ट, पैम्पलेट, जिनमें की प्रिंटिंग का काम बहुत ज्यादा है। मतलब पूरा पेज ही भरा रहता है, बुक्स में पूरा पेज भरा रहता है, ब्रोशर छपवाएंगे तो पूरा पेज भरा हुआ, एनुअल रिपोर्ट में पूरा पेज भरा रहता है, पैम्पलेट छपवाएंगे तो पूरा पेज भरा रहता है, पूरा पेज भरा हुआ है। तो प्रिंटिंग, अब उसने मेरे को बोला सर आप बुक छपवा रहे हो, पेपर मेरा लगाऊंगा, प्रिंटिंग की शाई वगैरह सब मैं करके दूंगा, 300 रुपए। यानी कि मुझे वो प्रिंटिंग भी करके दे रहा है, पेपर भी उसमें साथ में दे रहा है, पेपर भी दे रहा है। अब यहाँ पे प्रिंटिंग सर्विसेज जो है ना, प्रिंट यहाँ पे जो इस केस में जो 300 रुपीज पे जो पूरा अमाउंट है उसको सर्विस बोला जाएगा, क्योंकि वो कंपोजिट सप्लाई है ये, और उसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, प्रिंटिंग इज ए प्रिंसिपल सप्लाई। और जो प्रिंसिपल सप्लाई होती है उसके ऊपर जो प्रिंसिपल सप्लाई की रेट ही अप्लाई होती है पूरे अमाउंट पे। तो जो मैंने बुक छपवाई है, मान लो सर्विस के प्रिंटिंग सर्विस पे 18% का रेट है, 18% का जीएसटी रेट है, तो 300 रुपीज के अमाउंट में मेरे को वो 18% चार्ज करेंगे। हाँ, अगर मैंने क्या छपवा रहा हूं मैं, एनवेलप, जिसपे मैंने लिखा दिया कुछ अपना छोटा मोटा नाम लिखवा दिया, फ्रॉम दिस दिस। लेटर हेड, जिसपे केवल ऊपर थोड़ा प्रिंटिंग होता है। प्रिंटेड बॉक्सेस, बॉक्सेस के ऊपर में अपना कोई प्रोडक्ट का नाम या कंपनी का नाम मेंशन करवा दिया। नैपकिन, टिश्यूज, यानी जिसपे प्रिंटिंग बहुत छोटे से पूरे पेज में से या पूरे उस पे पोर्शन में से थोड़े से पोर्शन पे प्रिंटिंग हो रही है, तो उसमें मेजर चीज क्या है, पेपर मेजर है उसके अंदर में। तो पेपर जो है यहाँ प्रिंसिपल सप्लाई बन जाएगी।
कंपोजिट सप्लाई दोनों केस में है, लेकिन हम ये देख रहे हैं उसमें से प्रिंसिपल सप्लाई क्या है। तो पेपर यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई है, यानी कि पेपर क्या होता है, गुड्स होता है, गुड्स प्रिंसिपल सप्लाई है। और पेपर पे जो जीएसटी रेट एप्लीकेबल है वो ही यहाँ पे लेटर हेड पे या जो भी हम उससे छपवा के बनवा रहे हैं उस पे पेपर की जीएसटी रेट लगेगी। उसके बाद रीट्रेडिंग ऑफ टायर। ओल्ड टायर बिलोंग्स टू बायर। बायर ओल्ड टायर लेके आ रहा है, पुराना टायर लेके आ रहा है, उसके ऊपर हम रबर जो है वो चढ़वा के उसको अपनी गाड़ी में यूज करने वाला है। तो ये सर्विस है, प्रिंसिपल सप्लाई इज द सर्विस। उसमें हालांकि वो रबर चढ़ा रहा है, अपना कुछ रबर लगा रहा है और उस पर चढ़ाने का एक्टिविटी कर रहा है, तो रीट्रेडिंग सर जो है वो यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई है। हाँ, हम गए बोले मेरे पास ओल्ड टायर नहीं है, तो मेरे को टायर, तेरे पास ओल्ड टायर होगा तेरे पास, खुद ही टायर और उसके ऊपर रीट्रेडिंग करके मुझे दे दे, तो टायर जो है वो यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई माना जाएगा। रीट्रेडेड टायर जो है, सप्लाई ऑफ रीट्रेडेड टायर। सप्लाई ऑफ फूड इन सिनेमा हॉल। हमने मूवी देखने का टिकट कराया और हमने बोला वहां जाके पॉपकॉर्न कौन खरीदने जाएगा, लाइन में लगना पड़ता है, ठीक है। और हमने उसमें मेक माई बुक माई शो में बुक करते टाइम पे पॉपकॉर्न भी, उसमें एक ऑप्शन था कि आपको विद पॉपकॉर्न वाला लोगे तो 400 रुपीज, विदाउट पॉपकॉर्न 300 रुपीज। हमने कहा ठीक है विद पॉपकॉर्न ले लेते। तो सिंगल प्राइस चार्ज फॉर टिकट एंड फूड। तो उस केस में सिनेमा सर्विस 400 रुपीज का जो पूरा अमाउंट चार्ज किया है उस पे सिनेमा सर्विस माना जाएगा उसको। मतलब बिना, उसमें था कि भाई अगर आप, आई मीन उसने एक ही प्राइस दे दिखा रखी थी कि ये आप टिकट लोगे तो आपको मूवी देखने को मिलेगा प्लस पॉपकॉर्न भी मिलेंगे, तो उस पूरे अमाउंट पे सिनेमा सर्विस की रेट से जीएसटी आएगा, सिनेमा की रेट से जीएसटी आएगा। और अगर उसमें दिया, उसमें आपको बोला ठीक है आप टिकट सेलेक्ट कर लो, टिकट हमने 300, फिर उसमें अपने को ऑप्शन आया कि भाई पॉपकॉर्न भी आप ले सकते हो, पॉपकॉर्न को मैंने एक 1 प्लस करके उसको भी ऐड कर लिया। बट सेपरेट था, मेरे पास चॉइस थी कि मैं चाहूँ तो मतलब इसको ना लूं, केवल टिकट टिकट ले लूं, मेरे को दोनों को अलग अलग ऐड कर अलग अलग प्राइस दिखा रखा था वहां पे। तो उस केस में जो मुझे फूड दिया है उस पर फूड का अलग जीएसटी लगेगा और सिनेमा टिकट का अलग से जीएसटी लगेगा। मिक्स सप्लाई हम देख चुके हैं, आई मीन एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक गिफ्ट पे को दे रहे हैं जिसमें चॉकलेट भी है, कैंडीज भी है, केक भी है, बैलून्स भी है, सिंगल प्राइस पे दिया जा रहा है। तो उस केस में जो वो आई मीन वो मिक्स सप्लाई कहलाएगा। जीएसटी एग्जांपल देख लेते हैं। एक किट है, इसमें फेस क्रीम है, एक फेस टिश्यू पैकेट है, एक नेल पेंट है, और टोटल अमाउंट वो 50 रुपीज ले रहा है किट का, और फिर जीएसटी की रेट अलग अलग है, बट तीनों का कंबाइंड अमाउंट दिया हुआ है, सिंगल प्राइस 50 रुपीज में वो चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसे केस में सेपरेट अमाउंट नहीं है। अब क्या करें, अब ये क्या हो जाता है, ये हो जाती है मिक्स सप्लाई, क्योंकि नेचुरली बंडल्ड नहीं है ये। उनको तीनों को मिक्स पैक बनाने की क्या जरूरत थी, बंदा चाहता तो अलग अलग बाय कर सकता था इजीली। तो ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है और इसमें से कोई प्रीडोमिनेंट सप्लाई भी नहीं है, तो ये बन जाएगी मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई अगर बन गई तो ये जो तीन आइटम्स है उसमें जो हायर टैक्स रेट है, हायर टैक्स रेट यहाँ पे हायर कौन सी, 18% हाईएस्ट रेट है। तो ये 50 रुपीज के पूरे अमाउंट पे हमको तीन चीजें मिल रही है, बट जीएसटी कौन सी लगेगी, 18%, ये वाली लगेगी। उसके बाद में एक हम समझ रहे हैं सेपरेट सप्लाई, जो कि कंपोजिट भी नहीं है, मिक्स भी नहीं है। If price of each item in combination given separately, प्राइस अलग अलग दिया हुआ, एंड सच कॉम्बिनेशन डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट सप्लाई, और वो कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल नहीं हो रहा है और प्राइस भी अलग अलग दे रखी है, तो उस केस में रेस्पेक्टिव रेट लगेगी ऑन ईच आइटम। एग्जाम्पल है, कार की सर्विस के लिए हमने भेजा उसको, पार्ट्स के उसने ले लिए 10,000 रुपीज और सर्विस चार्ज के ले लिए 5,000 रुपीज, और उसने इनवॉइस पे दो अलग अलग लिख दिए, तो ये जो है कंपोजिट सप्लाई नहीं है, और इस पे जो रेस्पेक्टिव रेट है वो यहाँ पे लग जाएगी। तो इसके साथ ही हमारा ये
रिवीजन ऑफ चैप्टर 1 होता है कंप्लीट। आई होप आपको क्लास ये रिवीजन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।